बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है अपने आप से बात करने की। अजीब सी बात है लेकिन गौर करने की बात है। होता ये है ज़िंदगी में कि एक तो गुफ्तगू होती है जो लोग, दुनिया, अम्मा अब्बा ने हमसे बातें की, हमारी नाना नानी, दादा दादी ने, भाई बहनों ने बातें की, फिर दुनिया, अवाम, सबका एक ओपिनियन होता है, हर कोई कुछ ना कुछ हमें ज़रूर कहता है। लेकिन एक गुफ्तगू होती है जो हम अपनी ज़ात से ख़ुद करते हैं, जिसको हम सेल्फ़ टॉक भी कहते हैं। अब हम किस किस्म की गुफ्तगू अपने आप से करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर, इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारी पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है। यानी कि अगर हम अपने आप से सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं। अब ये नहीं कि कोई भी बंदा बैठ के ये कह रहा होता है कि जैसे मैं जुगन की बात कर लेते हैं कि जुगन अपने आप से बैठ के कह रही है, जुगन तुम बहुत बुरी हो, तुम अच्छी इंसान नहीं हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक हम कभी कभी एहसास भी नहीं हमें होता कि हम कर रहे होते हैं। जैसे कि शीशे में खड़े हुए हैं, अपने आप को देखा तो ये नहीं देखा कि हम अच्छे लग रहे हैं या हमारे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं। हमने अपने आप को शीशे में देखा और फ़ौरन अपने आप में, मतलब दिल में ये बात आई या दिमाग में बात आई, हाय अल्लाह मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, मेरा मुंह कितना बुरा लग रहा है, उफ़ मेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे। और अपने आप को नेगेटिव बातें कर करके हम मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर कोई चीज़ की एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया, 90 नंबर आए तो 90 नंबर आने पे खुशी नहीं, 10 नंबर कम आने पे अपने आप को बुरा भला कहा, अपने आप को कोसा। व्यूअर्स, अगर हम अपनी ज़ात से और अपने आप को पॉजिटिव बातें नहीं कह सकते तो दुनिया क्या हमारी तरफ पॉजिटिव रवैया रखेगी। आपने नोटिस किया कि जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर खुद एतमादी होती है, उन लोगों के बारे में कम से कम उनके मुंह पे कोई नेगेटिव बात नहीं करता, क्योंकि अगलों को पता होता है कि अगले ने फ़ौरन जो है वो शट अप कॉल दे देनी है। सो अगर हम अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी शुरू करें, अपने आप को एक अच्छे पॉजिटिव अंदाज में आगे लेके चलें, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, दुनिया क्या बतेरी नहीं है, क्या काफ़ी नहीं है हमें बुरा फील कराने के लिए। आज भी, पहले मैं जब मेरा वेट ज़्यादा होता था, मैं बाहर जाती थी सोशली कहीं, तो लोग कहते थे हाय अल्लाह इतनी मोटी हो गई, हाय जुगन तुमने अपना क्या हाल कर लिया, उफ़ तुम्हारा मुंह इतना मोटा हो गया। अच्छा, डिप्रेशन के मारे लिटरली व्यूअर्स दिल चाहता था कि बंदा किसी छत से जाके छलांग मार दे। अच्छा, फिर वो लोग क्योंकि नेगेटिव बातें करते थे तो मैं अपने आप से भी नेगेटिव बात करती थी और मेरा वज़न 1 पाउंड ना हिले। एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, खुराक भी कम की हुई है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अपने आप को कह रही हूँ तुम इतनी मोटी हो, तुम इतनी मोटी हो, फ़लाँ ने भी तुम्हें मोटा कहा, फ़लाँ ने भी तुम्हें मोटा कहा, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारे हाथ ऐसे हैं। व्यूअर्स, मैं एक डिप्रेशन के, जिसको ब्लैक होल नहीं कहते, एक डिप्रेशन के ब्लैक होल में चली गई और मुझे समझ ही ना आया कि मैं अपने आप को कैसे इससे निकालूं। फिर मेरी एक दोस्त, अल्लाह उसका भला करे, उससे मुझे कहा कि जुगन दुनिया तो चलो तुम्हें कोई टकरता है तो चलो किसी ने दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा तुम्हें कोई बुरी बात कह दी, तुम अपने आप से कितनी बुरी बातें करती हो। एक तो तुम बाहर नहीं जाती, तुमने बिल्कुल बाहर जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, अपने आप को तुमने घर में जैसे बंद ही कर दिया, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, काम पे जाती हो, वापस आती हो, तुम कहीं बाहर नहीं निकलती, कोई डिनर हो गया, कोई गेट टुगेदर हो गया। अच्छा, फिर जब तुमसे बात करो तो तुम आगे से घूम के कहते हो कि हाँ मैं बहुत मोटी लग रही हूँ ना, मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई हुई है ना, मेरे हाथ बुरे लग रहे हैं ना, हर वक्त अपने आप को बुरा भला कहना, मेरी नाक अजीब सी है ना, मेरी जॉ लाइन तो नहीं वियर्ड लग रही। भाई, अपने आप को नेगेटिव बातें कह के हम खुद पागल कर देते हैं। फिर जब कोई इतनी सी भी बात कहता है तो वो 1000 गुना ज़्यादा चुभ के इंसान को लगती है। लेकिन अगर आप इसको टर्न कर दें और जब भी अपने आप को शीशे में देखें, अपने बारे में अच्छी बात करें, ये तो मैं लुक्स की बात कर रही हूँ, इवन अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि मैं कॉन्फिडेंट औरत हूँ, मैं खुद मुख्तार औरत हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और जितनी भी मुश्किलात का सामना किया उनमें से मैं एक पॉजिटिव इंसान बन के बाहर निकली हूँ। तो क्या मेरी अपनी माइंडसेट और अपनी मेंटालिटी अपने बारे में चेंज नहीं कर जाएगी व्यूअर्स? और क्या मैं अपने आप को खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं लेके जाऊंगी? लोग कहते हैं कि जी मेरी सेल्फ इस्टीम बड़ी लो है, यानी कि मैं एहसास कम तरी का शिकार रहती हूँ या रहता हूँ।
तो उस एहसास कमतरी का शिकार क्या आपने अपने आप को खुद किया है या दुनिया ने किया है? इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पॉजिटिव टॉक का जो रोल इंसान की ज़िंदगी में है वो इतना बड़ा है कि अब जाके माहिर नफ्सियात और मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हमें इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं। वरना तो छोटे होते थे, घर वाले भी बुरा भला मतलब कहते थे कि गिट्ठी है, मोटी है, ये है, वो है, हजार बातें घर वाले भी कहे। और मुझे नहीं, सबको ज़्यादातर ये होता था कि बच्चों को सर पे नहीं चढ़ाना, उनको ज़रा नीवा ही रखना है। आज की दुनिया में ये बार बार कहा जाता है कि बच्चों से पॉजिटिव बातें करें, उनको पॉजिटिव क्यूज़ दें ताकि वो अपने बारे में भी पॉजिटिवली सोचें। जब आप इंसान को यही बचपन से ही सिखाएंगे कि भाई तुम बहुत बुरे हो और अपने आप को भी बुरा भला कहो, तो वो बड़े होकर भी यही करेगा। बच्चा तो स्पंज की तरह होता है, जो चीज़ आपको कहेंगे वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। देखें, इस तरह अगर हम देखें तो हमारे अंदर एक सिक्स सेंस होती है, राइट, जो हमें बता देती है कि सही क्या है, गलत क्या है। जब हमारे बारे में कोई बुरी बात कहता है और नेगेटिव बात कहता है तो इमीडिएटली हमारी रिएक्शन जो है वो नेगेटिव होती है। अगर एक सेकंड के लिए आप रुके और सोचें कि अगर किसी ने आपको कहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप बहुत बोरिंग हैं, तो गौर से एक दफ़ा अपने अंदर झांक के देखें कि क्या आप एक्चुअली बोरिंग हैं या सिर्फ उस इंसान को बोरिंग लग रहे हैं। अब आप अपने आप को कहना शुरू कर दें कि हाय मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, मेरी फ्रेंड्स सोचते होंगे मैं कितनी बोरिंग हूँ, हाँ मेरे हस्बैंड भी मेरे से बोर हो जाते होंगे। अच्छा, हस्बैंड बोर हो जाते होंगे, उससे एक और सोच शुरू हो गई कि हाय अगर मैं बोरिंग हूँ तो कहीं वो किसी और इंटरेस्टिंग इंसान को ना ढूंढ लें, कहीं वो किसी और के साथ चक्कर ना चला लें। अच्छा, फिर शक करना शुरू कर दे। व्यूअर्स, एक नेगेटिव या मनफी सोच से इंसान हज़ार और सोचों का शिकार हो जाता है। जैसे कोई इंसान बीमार हो जाता है, बीमारी की तरह ये नेगेटिव सोचें हमारे दिमाग में घूमती चली जाती हैं। हमारे बॉडी में मौजूद हैं 37 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है, और वो हमारी सोचों को भी सुनते हैं और उन पे रिएक्ट भी करते हैं। जब आप 37 ट्रिलियन सेल्स को बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, या मैं बुरा हूँ, या मैं बुरा हूँ, तो आप यकीन कर जाएंगे कि आप बुरे हैं। अगर एक इंसान को आप कहते हैं कि यार तुम्हारी आंखें पीली पीली लग रही हैं, मुझे लग रहा है कि तुम्हें यरकान तो नहीं हो गया। अच्छा, वो इंसान अपने आप को कहना शुरू कर दिया मुझे यरकान हो गया, उसके अंदर बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। टेस्ट कराएंगे तो शायद नहीं बीमारी निकलेगी, लेकिन उसमें सारी अलामात आ जाएंगी जो उसने सुनी होंगी। नोटिस किया कि कभी कोई कहता है कि हाय मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, सर्दी बड़ी लग रही है। अच्छा, आपको नहीं भी सर्दी लग रही होगी तो आपके पेट में भी दर्द शुरू हो जाएगी, आपको सर्दी भी लगनी शुरू हो जाएगी। दिमाग इतनी पावरफुल चीज़ है, इसीलिए तो कैंसर या किसी भी बड़ी बीमारी जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उसमें कहा जाता है पॉजिटिव सोचें, पेशेंट को पॉजिटिव रखें, उसको बार बार कहें कि वो अपने आप को ये कहे कि आई विल बी ओके, मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी। ना कि हम अगला बंदा को बार बार जब लोग कहते हैं कि हाय आपका क्या होगा, हाय अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे, पता नहीं चलें, सुना तो नहीं है कि लोग कैंसर से बचते हैं, ऐसा बंदा जीते जी मर जाता है। उसमें उस बीमारी से लड़ने की डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर उसका दिमाग भी उसको यही बातें कहना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, लोगों की बकबक को मत सुने, और स्पेशली उन चीज़ों को मत सुने जो आपको दिल में, अपनी रूह में, अपने गट में, अपने सिक्स सेंस से पता है कि ये गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उनकी बात सुनेंगे और अपने दिल में उस बात को उतार लेंगे, दिमाग में उतार लेंगे, तो वो आपकी सोचों का हिस्सा बन जाएगा और वो सोचें आपकी एक्शंस बन जाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी को मिजरेबल बना लेंगे। और दूसरी बात, अपने आप से नेगेटिव बातें मत करें। हर बुराई, हर ऐब आपके अंदर नहीं है। और अगर कोई इंसान या कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में इतना नेगेटिव है जो आपसे नेगेटिव टॉक करता है, तो उससे किनारा कशी करें या उससे कम कम्युनिकेशन रखें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर कि अपनी तो तारीफ़ें सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें हों, लेकिन वो दूसरों के बारे में सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी व्यूअर्स कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैंने जेन्युइनली बेसिकली किनारा कशी कर ली। भाई अगर आपने मुझे मिल के सिर्फ मुझे बुरा ही महसूस कराना है, मुझसे बुरी बातें ही करनी है, चाहे वो जेलसी की वजह से है, चाहे वो नेगेटिविटी की वजह से है, चाहे वो इसलिए है क्योंकि आपको जेन्युइनली मैं बहुत बुरी लगती हूँ, तो भाई वो आपका इशू है। फिर आप मुझसे ना ताल्लुक़ रखें, मुझसे ना बातचीत करें। स्पेशली व्यूअर्स, फ्रेंड्स, हर ग्रुप में एक या दो ऐसी दोस्तें होती हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातें करती हैं और अगले को गंदा महसूस कराती हैं। उनसे अपने आप को सेपरेट कर लें।
और अगर आपको कोई ऐसी बात कर रहा है कि देखो तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ है, तो चले, अगर वो आपका वेट कम कराने की आपको टिप्स दे रहे हैं और साथ में आपकी मदद कर रहे हैं क्योंकि आपने उनसे मदद मांगी है, तब तो समझ आती है बात की। ना आपसे पूछा, ना आपका ओपिनियन ज़रूरी था, लेकिन आपने वो ओपिनियन अगले के ऊपर थोप दिया ताकि अगला बंदा डिप्रेशन में जाए और अपने बारे में बुरा फील करे। सेल्फ टॉक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अक्सर बात की जाती है कि जो चीज़ आप कहेंगे सोचेंगे आप उसको अपने आप से अट्रैक्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन यानी कि आप बार बार इमेजिन करें। व्यूअर्स, जिस उम्र पे और जिस स्टेज पे मैंने अपना घर अपने पैसों से खुद बनाया था, उस स्टेज पे बड़ी कम ख़वातीन हैं कि वो ज़मीन तक खरीदें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, और वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं बार बार अपने दिमाग में इमेजिन करती थी मेरा अपना घर, मैंने अपना घर बनाना है, मैंने अपना घर बनाना है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने एफ़र्ट करना है, मैंने वो सब कुछ करना है जो घर बनाने के लिए मुझे एफ़र्ट्स करने हैं, लेकिन मैंने बनाना है। और व्यूअर्स, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, मैं मैनिफेस्ट करती रही अपने दिमाग के अंदर, पॉजिटिव टॉक करती रही। लोग कहते थे जुगन पागल हो, लोग जाके 40-45 पे अपना घर बनाते हैं, तुम क्या 20s-30s में घर बनाने के चक्करों में हो। लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की, लेकिन उस मदद के साथ साथ मैंने मैनिफेस्ट भी किया, मैंने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा। हर बंदा कहता था नहीं कर पाओगी, मैं कहती थी मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी। और व्यूअर्स, अल्लाह का बड़ा करम है, मुझे देखा दाखी बहुत सी लड़कियां इस फील्ड की अब इसी एफर्ट में लगी हुई कि भाई अपना घर बनाना है। मियाँ का अपना घर, मियाँ का घर शहर वो अपनी जगह सब चीज़ें, लेकिन अपना घर खुद बनाना है, अपनी छत खुद अपने आप को प्रोवाइड करनी है। भाई अच्छे वक्तों में माँ बाप जब बच्चियों की शादी करते थे तो घर भी देते थे और जेवर भी देते थे, अब नहीं अफोर्ड करते। व्यूअर्स, ज़माना बदल गया है। तो अपने आप से सेल्फ टॉक करें, अपने बच्चों से पॉजिटिव टॉक करें, उनको सिखाएं कि अपने आप से सेल्फ टॉक करें ताकि आगे जाके वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मद्देनज़र रखते हुए पॉजिटिव चीज़ें अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करें। ये चीज़ें आजकल अंग्रेज़ों ने अपने टिकटॉक्स पे, अपने सोशल मीडिया पे इतनी आम की हुई हैं। हमारे यहाँ कोई ये बात करते तो कहते कितनी अजीब सी अनोखी सी बात कर रहे हैं। वही पिछले 10 साल से ये बातें वेस्टर्न वर्ल्ड में चल रही हैं। पहले एक किताब आई थी द सीक्रेट, फिर आर्ट ऑफ लिविंग की बात हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी के एफर्ट्स के साथ कंबाइन कर लें तो आप एक बहुत कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और इंसान की बॉडी 24/7 काम करती है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप सो गए तो आपकी बॉडी, आपके सेल्स, ये सब चीज़ें जागी होती हैं, सिर्फ आपका माइंड सो जाता है। तो अपने आप को सोने से पहले पॉजिटिव बातें कहें, जागते ही पॉजिटिव बात करें। अगर डिप्रेस्ड हैं तो अच्छी बातें करके अपने आप को डिप्रेशन से निकालें। व्यूअर्स, जो चीज़ आप अपने आप को खुद कह के अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं, दुनिया को कोई बंदा आपको बार बार कह के नहीं निकाल सकता। सो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, सेल्फ टॉक जो है उसको पॉजिटिव करें और दूसरों की नॉनसेंस को सुनना छोड़ दें। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ माहम तनवीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बेटा, बड़े गौर से सुन रहे थे पॉजिटिविटी की, सेल्फ टॉक के बारे में, आप कुछ ऐड करोगे? ये जो एहसास कमतरी है ना, मुझे लगता है ये जो हमारी सक्सेस है उसको इतना अफेक्ट करती है ज़िंदगी में, और जो आपके गोल्स है उसको अचीव करने में, यानी आप ज़ीरो पे आ जाते हो। अगर आप 2 से 3 स्टेप चढ़ भी गए बहुत मुश्किल से, वो इतने ज़ीरो पे आ जाते हैं कि आपकी सारी जो लाइफ एफर्ट है वो ख़त्म हो जाती है। अब देखो ना माहम, आपको कितने लोगों ने कहा था क्या कर रही हो, क्यों आगे जाना चाह रही हो इस तरफ। आज आप एक टेलीविज़न की होस्ट भी, मतलब टेलीविज़न की एक शेफ़ भी हैं और एक पर्सनली भी आप एक शेफ़ हैं। सो बात ये है कि बेटा, और काम में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। कभी कभी गुड्डी यहाँ चढ़ी हुई होती है और एकदम से डाउन आ जाती है, फिर वो वापस ऊपर जाती है। ज़िंदगी तो यही चीज़ है, जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। एटलीस्ट एडवाइस इंकरेज करने के लिए दिया करें लोगों को, या फिर उनको दें ही ना। इतनी नेगेटिविटी फैला देना और फिर दूसरों को साथ कमतरी में डाल देना, तो ये बहुत ही ज़्यादा माइनर नेगेटिव चीज़ है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही। जान, आज हम किचन में मिलके कुछ बनाएंगे और उसकी तरफ हम आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, अगेन आपके वक्त से पहले के हीरो हैं लेकिन वाटरमैन, और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट। कुछ आइडिया है किसकी बात कर रही हूँ? सुल्तान राही साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, सुल्तान राही साहब की आज व्यूअर्स डेथ एनिवर्सरी है। बेहतरीन एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर। 24 अप्रैल 1938 को आप पैदा हुए। 1956 में
बागी फिल्म से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। मौला जट, बाबुल समेत 700 से ज़्यादा पंजाबी और 100 से ज़्यादा उर्दू फिल्मों में आपने काम किया। 4 दिहाइयों तक सुल्तान राही साहब फिल्मों के बादशाह थे और आप बहुत कामयाब रहे और आपने सक्सेस का वो लेवल देखा। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस लेवल की कामयाबी हासिल की और उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारे और नफीस इंसान भी थे। उनकी चैरिटी, उनकी पॉजिटिविटी के बारे में लोग अक्सर आज भी बात करते हैं। 160 से ज़्यादा अवार्ड्स आपने हासिल किए, 160 से ज़्यादा अवार्ड्स। लोग 2 हासिल कर लेते हैं तो उनको लगता है उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। तो आपकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो 9 जनवरी आज के दिन 1996 में हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। आपको ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगी तो प्यारी सी माम आज हमें किचन में प्रॉपर कुकिंग लेसन्स देंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम महम की ऑन एयर कुकिंग स्किल्स का वैसे तो हमेशा ही लेते हैं टेस्ट, लेकिन अच्छा बेटे आज बना क्या रही हो? सबसे पहले तो आज हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर चिकन विद पोटैटो वेजिस। ब्लैक पेपर चिकन एक तो चाइनीज वाली होती है, हाँ जी। ये आप एक ये थोड़ा देसी वर्जन में बनेगा, और देसी टच के साथ। देसी टच के साथ, और बेसिकली ये ब्रोस्ट टाइप चीज़ है। एग्जैक्टली। यानी कि फुल चिकन भी बना सकते हैं और पीसेस भी। यस। हम पीसेस में व्यूअर्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि जब आप फुल चिकन बनाते हैं, हाँ डिनर पार्टीज वगैरह पे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन घर में जब डाइनिंग टेबल के लिए बना रहे हो तो इतनी क्वांटिटी के अंदर कट हुआ बेहतर होता है। इजी टू ईट, बच्चों के लिए भी इजीली आप पीस उठा के ना कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी रेसिपी पहले अगर हमारे साथ शेयर श्योर। हमें चाहिए मेरे से में कोई काम लगाना है किचन में करने को? यस। अच्छा, मुझे बता दो मैं क्या करूं, आप तब तक फिर रेसिपी शेयर करना। मैंने क्या आपको अच्छा, हम यहाँ पे ले रहे हैं ब्लैक पेपर चिकन के लिए मुर्गी का गोश्त चाहिए हमें 1 किलो। ठीक है, मैंने वैसे थाई पीस लिए हैं। इफ़ यू वांट बोनलेस आप ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन breast थाई भी ले पीस ज़्यादा। सकते हैं। इसको इसमें बनाना है? हमें इसमें बनाना है। अच्छा, इसमें क्या डालेंगे? एग्जैक्ट इसके अंदर डाल देंगे एज इट इज। Yes. ओके। और इसके अंदर हम डाल देंगे फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें ऑयल नहीं डालना? नहीं, हम एंड पे डालेंगे, एंड में डालेंगे। फ्राई करेंगे सिर्फ उसको। हाँ जी। अदरक लहसुन का पेस्ट सारा डाल ही? देंगे। नहीं, 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून, ये लो। अच्छा, और फिर उसके बाद हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर चिकन है तो ब्लैक पेपर ज़्यादा डलेगी इसमें, 2 टेबलस्पून फुल भर के। ठीक है। ठीक है, और फिर हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट ठीक है। टू टेस्ट। कितना? 1 टेबलस्पून के? हाँ, मोर देन इनफ है। ठीक है। और फिर इसमें हम डाल देंगे पानी। एंड दैट्स इट। यस, अब ये कुक होगा इसमें। ठीक है, तो अब आप अपनी रेसिपी शेयर करो, मैं तब तक इसको कुक। हाफ कप बहुत है, That's हाफ more, कप। अब इसको हम मिक्स करके ठीक है, अब आप अपनी हाई रेसिपी फ्लेम बताओ। पे मैं तब छोड़ तक- देंगे। देन ये जैसे ही कुक होगा इसको हमने ड्राई कर देना। ड्राई करने के बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे एंड देन हम आएंगे अपनी पोटैटो वेजिस की तरफ। पोटैटो वेजिस में हम लेंगे, और पोटैटो वेजिस को भी पानी में पहले बॉईल करने के लिए डालना है? यस, इसको आप हाफ कुक कर लेंगे तो इसका जो मेथड है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और इजी टू कुक है। तो आप अपना वो बताओ, मैं तब तक आलू को पील करती हूँ। अब आप अपने इंग्रेडिएंट्स बताओ बेटा। श्योर। हम ले रहे हैं इसके लिए पोटैटो वेजिस के लिए आलू 4 से 5 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक 1 खाने का चम्मच, मैदा आधा कप, पपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, पासले 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच और तेल फ्राई करने के लिए। ठीक है, हम आलू को पील करके, अच्छा इसको जो है ना पोटैटो वेजिस को आप अगर पील ना भी करें, अगर बेबी पोटैटोज हैं तो उसको भी आप पील नहीं कर हाँ, सकते। उसको आप विद पील भी रख सकते हैं, और आलू वैसे भी आप अपने कटिंग कर लो, मैं आपको छील देती हूँ। और पोटैटो वेजिस को हम थोड़ा कुछ इस तरीके से ना वेज की कट शेप कर में। लेंगे, ये वेज की फ्रेंच shape फ्राइज में। से ज़रा थोड़ा सा मोटा होता है, इसीलिए अगर हाफ डन इसको कर लो तो वो ज़्यादा वो हो जाते हैं। और इनको अब आप बेक करेंगी या फ्राई करेंगी? इसको हम फ्राई करेंगे, बेक भी कर सकते हैं। और अगर यही आप- चिकन आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर चाहें तो। बहुत से लोग जो हैं वो एयर फ्रायर में, आज एयर फ्रायर लिए हुए लोगों ने तो यूज़ करते हैं। वैसे तो आप स्टीम भी कर सकते हैं व्यूअर्स। एयर फ्रायर तो एक वो जो कहते हैं ना एक एक्सपेंसिव नुस्खा है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं करता, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये लो आपके आलू हो गए। अब बात ये कि व्यूअर्स देखें, कुकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर में। आई मीन, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप साथ में बच्चे लगा लें,
हस्बैंड भी तो साथ में, आलू आलू और इस तरह की चीज़ें भी तो छील सकते हैं ना, वो वाली चीज़ें तो की जा सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमने अब इसको कवर कर देंगे और इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम थोड़ा कुक हो लेने देंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे जो ये वेजेस हैं इनको हमने थोड़ा सा डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अब इनका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे। अच्छा, बट इसको हाफ टर्न करना ना, पहले आप ये कट कर लो ना आलू सारे, ताकि मैं उसके अंदर फिर बॉईल होने के लिए डाल दूँ ना। ठीक है, एक एक चीज़ मुका लेते हैं तो उस तरह करके। और व्यूअर्स वही है ना कि अगर तरतीब से इंसान चलता है तो आपका काम जो है वो बड़े आराम से और बड़े आसान अंदाज में कंप्लीट हो जाता है। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम प्रेपरेशन के साथ नहीं आगे बढ़ते। हम अक्सर ये प्रोग्राम पे भी आपसे बात करते हैं जब हम कुकिंग का अपना सेगमेंट करते हैं। अब देखिए ना, जब हमने इस नमक और ये चीज़ें डाल के इसको एक दफ़ा कुक कर लिया ब्लैक पेपर चिकन को, तो वो जब आप उसको बाकी की उसकी फ्राइंग वगैरह की तरफ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा। अब जो हमने पोटैटो वेजेस के लिए पानी रखा है उसमें थोड़ा सा हम थोड़ा नमक सा डाल नमक देंगे। डाल देंगे। हाँ, जब उसमें सॉल्ट चला जाएगा तो वो आलू के अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट वाटर का फ्लेवर चला जाएगा। आलू हमने उसमें अब डाल देने हैं एज सून एज हमारे आलू सारे कट हो जाएंगे, जो हो गए हैं। Exactly. पोटैटो वेजेस एक तरफ कुक हो रहे हैं, एक तरफ चिकन कुक हो रहा है, उस दौरान हम बैटर तैयार करेंगे। अब आप बैटर की रेसिपी शेयर करें बेटे, और मैं ये तब तक कुक होने के लिए डाल दूँ। बैटर के लिए चाहिए हमें मैदा, नमक, चिकन पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। अंगूठियाँ उड़ती हुई जा रही हैं। ये तो एलिमेंट है कुकिंग में। थोड़ा सा डिसास्टर हो जाए। थोड़ा सा ना, तो वो ना ही हो तो बेहतर नहीं है उतर। श्योर। अच्छा, सो बैटर हम लेंगे यहाँ पे मैदा अकॉर्डिंग टू आपके जितने पोटैटो वेजीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मैदा लेना है, ताकि आपकी लिक्विड फॉर्म उसके अच्छे से कोट हो जाए उसके अंदर। यहाँ पे लेंगे हम रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल सही। ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, पिंच नमक डालेंगे, हस्बे जायका। हस्बे जायका बाय द वे व्यूअर्स याद रखें, क्योंकि आपने सॉल्ट उसमें भी डाला है और ये हमारा बैटर बन रहा है किसके लिए? पोटैटो वेजेस के लिए। उसको कोटिंग के लिए। अच्छा, चिकन पाउडर में भी नमक होता है तो हमने हिसाब से ही डालना है। इसमें हमने डाल दिया। पता है व्यूअर्स, नमक कम हो जाए डाला जा सकता है, ज़्यादा हो जाए वेजेस और इस तरह की चीज़ों में फिर वो मैनेज नहीं होता। अच्छा, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, धनिया। कोई भी वैसे हर्ब्स डाल सकते हैं। कोई भी हर्ब्स, इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, ये चिकन जो है, बल्कि इसको खोल के भी हम कर सकते हैं ताकि उसका पानी ड्राई भी हो जाएगा। हम इसको अब थोड़ा ज़्यादा खोल के ही करेंगे क्योंकि थाई पीस हैं, ये इजी टू कुक, यानी बहुत जल्दी कुक होने वाले हैं। बिल्कुल। और मुझे समझ आ रही है कि आपने इसको पेपर में डाल के इसको पहले बॉईल क्यों किया है, ताकि जो है वो अंदर तक फ्लेवर चला जाए। ये एक बड़ी अच्छी टिप है, जब भी आप कोई रोस्ट या इस तरह की चीज़ बनाएं तो इस तरीके से अगर बनाएं तो उसका बेहतर रिजल्ट आता है। अच्छा, इसमें कोरिएंडर भी हमने डाल दिया। कोरिएंडर हम डालेंगे अपने पोटैटो वेजीज में। बिल्कुल। और चिकन का कोई बैटर शैटर बनेगा कि नहीं? नहीं, हम इसको सिर्फ अब डीप फ्राई करेंगे जैसे ये थोड़ा ड्राई होगा। अच्छा, इस पे कोई बैटर कुछ नहीं लगेगा? नहीं, इसका मज़ा ही इसके अंदर है, ब्लैक पेपर चिकन। ओके, हाउ इंटरेस्टिंग। ये जैसे घर में ये जो सॉस जैसा है इसका, राइट, क्या इसी के अंदर ऑयल डलेगा जब ये सूख जाएगा? सेपरेट हम ऑयल, ये फ़ौरन ड्राई करके हमने सेपरेट पैन में हम ऑयल डालेंगे और उसको शैलो फ्राई कर देंगे। जैसे एकदम घर में गेस्ट आ जाते हैं और फटाफट कुछ बनाना पड़ जाता है, फ़ौरन से फ्रीज़र में से निकाला आपने चिकन और उसको हल्का सा डीप फ्रीज करके आपने फ़ौरन कुक झटपट। और मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह करके चिकन को बना के वैसे भी रख दें, वो जो कहते हैं ना फ्रीज़र के अंदर, हाफ डन, ये आपका हो गया। और अगर आप जैसे कि आप पोटैटो वेजेस का बैटर बना रही हैं, उसी बैटर के अंदर आप डिप करके इसको फ्राई कर दें तो बड़े मज़े की फ्राइड चिकन बन जाएगी। फ्राइड चिकन बन जाएगी। और अगर आपने ज़्यादा वो करना है बल्क क्वांटिटी में, तो आप इसके साथ मसाला राइस बना लें, साथ में नान मंगवा लें, तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो जाती है। बिल्कुल, एक प्रॉपर मील। इसी तरह करना था ना, मैं भी सीख रही हूँ आपसे साथ साथ। अब ये बताओ कि और कौन सी हर्ब्स यूज़ हो सकती हैं इसके अंदर? इसके अंदर इटालियन सीजनिंग में हमारे पास बहुत सी आ जाती हैं। फ्रेश हर्ब्स भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फ्रेश हर्ब्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो हम ड्राई हर्ब्स जो हमारी इजीली मार्केट कोई भी मार्ट से मिल जाते हैं, जिसमें इटालियन सीजनिंग ओरेगनो हो गया, पार्सले हो गया, टैरागन हो गया, रोज़मेरी बड़ा मज़े का लगता है आलू के साथ। और कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल धनिया डाल दें।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? क्विक है ना ये? यस। बहुत रेसिपी। अच्छा, इसमें वैसे अगर हल्का सा नमक ज़्यादा भी हो जाए तो आई गेस मैनेजेबल हो जाती है। ये डाल दूँ आप इसके अंदर मैं? यस डालते हैं हम। आप बाद में कोई सी भी सॉस बना के ना उसमें बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके अच्छा आलू spices। बॉईल हो रहे हैं तो उनका क्या करूँ मैं? आलू को हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर से। हाँ, कितनी देर इनको बॉईल करना था? इतनी देर काफ़ी थी? मोर देन इनफ है। बेसिकली वो जो कहते हैं ना पार बॉईल, थोड़ा सा आपने कर दिया, हमने उसको थोड़ा सा बेसिकली पार बॉईल किया, राइट? हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, हमारे पास अब चूँकि थोड़ा टाइम शॉर्ट है, आप इसको थोड़ा सा ना ठंडा होकर ड्राई हो लेने दें, हाँ जी। ताकि कोटिंग जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर सेट हो सके। और कोटिंग में पानी नहीं डालना हमने? यस। तो ये क्योंकि ऑलरेडी वेट होगा तो वो इसके ऊपर लग जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ऑयल रखना है फ्राई करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हम फ्राइंग के लिए ये रख लेंगे, ठीक हो गया। इसमें अब हम इतना बड़ा काफ़ी है या बड़ा बहुत वाला है। रखूं? नहीं, हम वो वाला रखेंगे ताकि हम एकदम सारे पीसेस इजीली कर सकें चिकन के? चिकन के। अच्छा, अभी हम चिकन की तरफ जा रहे हैं। ओके, मैंने कहा शायद पोटैटो वेज, तो वो हम ड्राई होने देंगे ना, तो तब तक हम थोड़ा सा चिकन को। ड्राई हो लेने देते हैं। बिल्कुल सही। तो कोशिश करें व्यूअर्स के आपके पास जो भी खाने पीने की चीज़ें हों उनको नीट एंड क्लीन तरीके से एक तो लेके चलें, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लीन थिंग्स टू वर्क विद। खाने में हिफ़्ज़ाने सेहत के जो बेसिक उसूल होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि क्लीनलीनेस वगैरह, ये बड़ी मैटर करती है। अब ऑयल कितना डालना है बेटे? ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा ना डीप फ्राई हो जाए। ठीक है, तो सारा ही डाल दूँ? सारे डाल दो। और उसी ऑयल को आप फिर पोटैटो वेजेस के लिए भी यूज़ कर उसी सकते को हैं। हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बात ये कि व्यूअर्स, खाना आजकल इतना ज़्यादा हमारे यहाँ वो ट्रेंड चल रहा है कि डिफरेंट नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करें और चीज़ों को हम एक सर्टन तरीके से लेके चलें। सो द पॉइंट इज़, अगर आपने नई नई चीज़ें ट्राई करनी है तो हम कोशिश करते हैं कि ऑन एयर आपको पूरी रेसिपी इसलिए बना के दिखाएं कि यू अंडरस्टैंड कि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब कह रहा होता है बंदा कि जी आपने ये करना है और आपने ये करना है और वो करना है, वर्सेस एक्चुअली फिजिकली जाके बनाना, बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क ऐसे ही है। आजकल तो वैसे ही बच्चे इतना शौक से बनाते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा थोड़ा डरती हैं कि आजकल कुकिंग करना उनके लिए जॉब्स के साथ मुश्किल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इजी बट कुकिंग जान देखो, कुकिंग तो एक बेसिक ज़रूरत है ना, चाहे आप मर्द हो या औरत हो। और ये चीज़ मैं बार बार समझाती हूँ हर किसी को। मुझे लोग कहते हैं कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ तो खाना पकाएं। मैं पॉइंट इज़ कि क्यों ना मुंडे खाना पकाना सीखें। एक ज़रूरी चीज़ है ये, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आपको आना चाहिए। देखो, बेसिक लाइफ स्किल है, खाना बनाना, सफाई करना आना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये मैनर्स आप जितने इनकी ये जैसे ही ऑर्गेनाइज होते हो, आपको ये आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि ये अब चिकन जो है, अच्छा ऑयल इतना काफ़ी है या और डालूँ? बहुत है। बिकॉज मैं और डाल सकती हूँ अगर आप चाह रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और इसके अंदर अब हम ये चिकन ये पीसेस डाल, चिकन पीसेस डाल देंगे। और आपने डाला है अब बैटर? मैंने अब थोड़ा सा ना इसमें लिक्विड डाल दिया ताकि ये ज़्यादा जल्दी ना कोट हो जाए। कोट हो जाए। ठीक है। और चिकन कब डालना है हमने इसके अंदर? अब हम डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल लें बाहर। हम यहाँ से ना डायरेक्ट पीसेस उठा के उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जान, डन। ठीक है, एक एक करके पीस डालेंगे ताकि वो उडेलना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अब थोड़ा सा इसका डांसिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा, थोड़ा सा उछलेगा, तो आप डांसिंग प्रोग्राम में अपना एप्रन ज़रूर पहनिएगा। यस, लेकिन खैर तरीके से करो तो हम उसको नुक्कर पे रखेंगे ना। आप अपना उधर काम करो, मैं इधर करती हूँ। अब वहाँ हमको बहुत टेंशन है कि इस वक्त आप ही जल ना जाए। यस, आपके मुझे पता है मेरे बच्चे को किस चीज़ की टेंशन हो रही, फिक्र ना करो, आप लोगों की ही सीखी हुई हूँ। वैसे डांसिंग प्रोग्राम नहीं हुआ यार, तमीज़ से डाला तो नहीं हुआ। और ये तो बेसिकली ये एक बड़ा इजी सा, बड़ा सिंपल सा, अगर हम इसको ब्रोस्ट कहें या रोस्ट टाइप करें, अब वो एक क्रिस्पी सा उसका आ जाएगा। अगर विद स्किन आप चिकन को यूज़ कर लें तो वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब ये जो पेपर सॉस जैसा बना हुआ है, इसके अंदर आप बड़े आराम से थोड़ी सी क्रीम डाल के
इसको पेपर सॉस भी बना सकते पेपर सॉस भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने राइस बनाने हैं ना तो आप इसी को यूज़ करके आप राइस बना सकते हैं, अगर इसके साथ आपने सर्व करने हैं राइस को। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम इसी को का एक सॉस बना के दिखा दें, हमारे पास अगर क्रीम पड़ी हुई है और थोड़ा सा यस हमारे पास क्रीम है, मैं फिर लेके आती हाँ जी, तो हम अगर अब ये जैसे कि हमने ब्लैक पेपर, ये ऑलरेडी ज़रा थिक सा एक सॉस बन गया, इसमें अगर हम थोड़ी सी क्रीम की एडिशन कर देंगे और थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे, चिकन पाउडर ये यस हाँ जी, थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया और इसी के अंदर हमने थोड़ा सा वो डाल दिया अपना क्रीम, तो आपका बड़ा मज़े का एक क्रीमी पेपर सॉस तैयार हो जाएगा विथ द चिकन। यस राइट, सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड थिंग्स दैट वी कैन डू। सबसे पहले तो मैं ये ट्राई करूँगी कि ज़्यादा इसमें हमने इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा होगा क्योंकि ये ब्लैक पेपर है, तो हम इसमें थोड़ा सा केचप और बारबेक्यू सॉस बैलेंस करने के लिए डाल सकते हैं। डालूं यस बारबेक्यू सॉस, अभी तो फिर क्रीम तो नहीं जाएगी, अगर क्रीम डालेंगे तो क्रीमी हो जाएगा, क्या कहते हैं? क्रीमी भी हो सकता है। तो क्रीमी कर लेते हैं क्योंकि एक डिफरेंट आ जाएगी ना चीज़ हमारे व्यूअर्स को भी के लिए भी विजुअली। ठीक है, तो आप क्रीमी पेपर सॉस भी एक तैयार कर सकते हैं, जो बाय द वे आप स्टेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर क्योंकि गार्लिक भी है, सारा कुछ है, थोड़ा सा आपने इसमें अगर बटर डालना है तो डाल दें या हल्का सा ऑयल डाल दें ताकि वो थोड़ा सा उसके अंदर वो वाला एलिमेंट आ जाए। अब तो क्रीम इन इटसेल्फ बड़ी ऑयली होती है ना, बिल्कुल क्योंकि उसकी बेस में ऑयल होता है। सो ये हमने एक मज़े का क्रीमी सा पेपर सॉस तैयार कर लिया एंड वी डन। दैट्स द ये थिंग। एक हम बैटर दिखा देते हैं, ये इस तरह का लिक्विड सा बैटर लगा दिया है, बना लिया है। ज़्यादा इसको बिल्कुल भी थिक नहीं करना क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा मोटी लेयर जो है वो कुक होने में ना वो क्रिस्पीनेस नहीं आती उसमें। बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये थिक है अभी। और इतना थिक सॉस जो है ना वो फिर आपको पता है और डालना है। हाँ बस, ऑल्सो बिकॉज उसका पेपर का एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम इसके अंदर जब बिल्कुल आपने ठीक किया, इसमें क्रीम डाल के वो बहुत ज़्यादा लेस हो गया। हाँ, तो आप बल्कि और भी थोड़ा पानी उसमें डाल सकती हैं, हल्का सा और पानी, एंड ऑब्वियसली पानी डाल के अपने उसको 2 मिनट के लिए कुक ज़रूर करना बस। तो उससे ना आपकी पेपरीनेस भी बैलेंस में आ जाएगी और उसका सॉल्टिशनेस भी बैलेंस में आ जाएगा। ये देखें ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है फ्लेवर, बट लेकिन जब आप इसको नान के साथ और चिकन के साथ खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही। खैर यहाँ पे हम जहाँ अपनी रेसिपीज़ बना रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। अब सिर्फ पोटैटो वेजेस जो हैं वो फ्राई होने हैं, बिल्कुल। उसके अलावा द रेस्ट ऑफ द रेसिपी इज़ ऑलमोस्ट डन। सो जैसे कि आपके सामने हमने तैयार किया, आप भी बड़ी आसानी से ये रेसिपीज़ बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगेन लाइक आई सेड, ये खाना बनाना सिर्फ ख़वातीन का काम नहीं है, मर्द हजरात भी इतनी सिंपल रेसिपी तो बना ही सकते हैं। और अगर बनाना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, राइट। सो ये देखिए बड़े मज़े की चिकन भी फ्राई हो गई है, ऑलमोस्ट डन, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हमारा पेपर सॉस भी ऑलमोस्ट डन है एंड वी आर गुड टू गो। सो ये हमारी आज की रेसिपी एक तरह से ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गई है। ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम बात करेंगे गार्डनिंग की, क्योंकि गार्डनिंग भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी ज़िंदगियों का, और अगर नहीं है तो होना चाहिए। गार्डनिंग से मुराद मतलब ऑब्वियसली बाग में चीज़ों को बनाना, चीज़ों को हैंडल करना, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड लर्न अ लिटिल बिट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया कि हम गार्डनिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए व्यूअर्स, एक वक्त था जब घरों में बड़े बड़े बाग होते थे और लोग उन बागात के अंदर सब्जियां भी उगा लेते थे, फल के दरख्त भी होते थे, हर्ब्स भी उगा लेते थे, वेरियस डिफरेंट चीज़ें होती थी। लेकिन अब जिस साइज़ के घरों में हम रहते हैं और जिस किस्म की इक्वेशंस में हमारी ज़िंदगियाँ जा रही हैं, इतनी बड़ी स्पेसेस होती ही नहीं हैं। एज अ रिज़ल्ट ग्रीनरी घरों में बहुत कम हो गई है, और वही ग्रीनरी होती थी जो इंसान को अच्छा महसूस कराती थी, नफ्सियाती तौर पे इंसान को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती थी। तो गार्डनिंग छोटी स्पेसेस में कैसे की जा सकती है, हमारे साथ कासिम सरोया साहब हैं जो किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा कासिम भाई, गार्डनिंग का तो सुना था, जी जी। ठीक है, होम गार्डनिंग मतलब किचन गार्डनिंग जो होती है ये क्या चीज़ होती है?
इसको आसान लफ्ज़ों में मतलब हम ऐसे किचन में बंदा हांडी पकाए या गार्डनिंग करे? दोनों काम हो सकते हैं इंशाल्लाह। किचन गार्डनिंग का मतलब है किचन से मुतल्लिका चीज़ें किचन में ही या किचन के आसपास उगाना। मतलब ऐसे हो सकता है कि बाज़ हम इंडोर प्लांट्स भी किचन में रख सकते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई छोटी जगह है, बालकनी है या कोई छोटा सा प्लॉट है, क्यारी है, या हम अपने ग्रो बैग्स गमले रख के भी अपने घर की ज़रूरी चीज़ें जो हैं जैसे धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, हर मौसम की जो सब्ज़ियां हैं वो अपने घर में मखसूस अंदाज में उनसे फ़ायदा लेते हैं, उगाते हैं, वो किचन गार्डनिंग है। लेकिन भाई याद है बचपन में जी हम जब बड़े हो रहे थे जी जी तो कनाल 2 कनाल का तो लॉन होता ही होता था था, लोगों बिल्कुल का। ऐसे ही। कुछ लोग एकड़ के ऊपर रहते थे और शहरों के अंदर ही रहते थे, हाँ जी। और एक घर होता था कनाल का, 1.5 कनाल का, और बाकी सारी जगह जो है वो बाग होता था। बिल्कुल, फलदार पौधे थे, हर चीज़ थी वहाँ पे। और आज के वक्तों में बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा, इसके नुकसानात क्या हैं? पहले खुली हवेलियाँ होती थी, खुले सेन होते थे, बच्चों की सेहत अच्छी होती थी, बुज़ुर्गों की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी होती थी। और जैसे जैसे ये मीडिया के दौर में हम आए हैं, सोशल मीडिया या मोबाइल ने हमें जकड़ लिया है, उसकी वजह से हम ग्रीनरी से दूर हुए हैं और पौधे ना लगाने से हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा मसले आए हैं। बिल्कुल सही। तो अब अगर हम बात करें किचन गार्डनिंग की, तो आज हमें आप किन चीज़ों से रिलेटेड गाइड करेंगे? क्योंकि देखिए किचन की जब आप बात करते हैं, चले किचन या किचन के इर्द गिर्द के एरिया, जी। 5 मरले के 3 मरले के घर हैं, एक मरले में भी हाँ जी जी तो किचन इतने से हो होते सकती हैं, है। डिब्बी के साइज़ के। जी, जी। तो डिब्बी के साइज़ के किचन में हांडी पकाने की जगह नहीं होती, तो देखिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि हम किचन के अंदर ही सारा कुछ करेंगे। ये उसके लिए हमें 5 या 10 ग्रो बैग चाहिए या गमले चाहिए, और ऐसी जगह पे हमने रखे हैं जहाँ पे थोड़ी सी कुछ 6-7 घंटे या 5 घंटे धूप आती है। वो तो घर के, देखिए घरों में छत तो होती है, छत पे हम ले छत जाएंगे। ना भी हो तो सहन होता है। रूफ टॉप गार्डनिंग एक नया ट्रेंड है, उसमें हम अपने छत पे चले जाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं जी मेरी छत की सीपेज हो जाएगी, मसला आएगा, पानी आएगा, उसके लिए हम पॉलीथीन शीट बिछा लेते हैं नीचे, कोई मसला नहीं है। और ग्रो बैग्स में पानी लीक नहीं होता। ग्रो बैग्स में हम अच्छी ग़िज़ाइयत वाली मिट्टी डालेंगे, और उसमें आजकल जो भाई सीजन, अगर आपने घर अच्छा बनाया हो तो फिर वो नहीं आपको तंग करेगा। ये भी तो बात जी, है ना, जी। अगर छत सही डली हुई है बिल्कुल। तो बारिश भी तो केयर पड़ती करनी है ना, पड़ेगी, हाँ। बारिश भी तो पड़ती ही जी है। जी, उसके लिए केयर करके हम सारा ये करते हैं, उसमें इंशाल्लाह नुकसान कोई नहीं होगा। ग्रो बैग्स में आजकल साल में असल में 2 सीज़न होते हैं, फरवरी मार्च में गर्मियों की सब्जियां लगती हैं, और आजकल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक भी हम लगा सकते हैं, बल्कि अभी दिसंबर चल रहा है। तो इसमें भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हम मसलन पालक है, मूली, शलजम, मेथी, साग, ये अभी लगा सकते हैं हम। बल्कि हमें घरों में ये थोड़े थोड़े वक्फे से लगानी चाहिए। मसलन 15 दिन हमने थोड़े से बीज लगा लिए, 15 दिन के बाद फिर लगा लिए, हमें वो थ्रू आउट द सीज़न वो सारा हमें हार्वेस्टिंग उसकी मिलती रहती है माशाल्लाह। अच्छा, सारा वो चलती रहती जी है, जी ये नहीं बिल्कुल, कि एक दफ़ा 6 माह निकाल ली। चलेगा जी माशाल्लाह, ये अप्रैल तक चलेगा सारा सीज़न। अच्छा चलें, आए आपके किचन गार्डन की तरफ जी, बढ़ते जी, हैं। जी, एक्चुअली तो व्यूअर्स हमने यहाँ पे टेबल सेट किया, बट इतना काउंटर तो हो ही जाता है जी, किचन जी, के अंदर। कोई बात नहीं। हाँ जी, ये हमारे पास पॉट है, ये इसकी गहराई तकरीबन 8 इंच या 7 इंच है, तो इससे भी छोटा भी चल जाएगा। 6 इंच भी हो तो हम उसमें धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, और जो छोटी जड़ वाली सब्जियां हैं वो इसमें लगा सकते हैं। ये हमारे पास चंद पनीरियां हैं, सैपलिंग पौधों के, नन्हे पौधे इनको बोलते हैं, और ये बीज से ही तैयार किए गए हैं। यानी वक्त बचाने के लिए हमें तैयार पनीरियाँ मार्केट से मिल जाती हैं, हम खुद घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जिन्होंने 2 महीने पहले लगाई थी या घर में या मार्केट में, तो ये लगा के हम अपने घरों में ला के गमलों में लगा के वही फ़ायदा ले सकते हैं जो बीज से हम लेते हैं। इसमें हमारा वक्त बच जाएगा। तो मसला ये देखें, ये प्याज है, और ये जो मोटा प्याज नीचे गंडा बनता है, उससे इसके नीचे जो बनेगा, ये ऊपर वाली जो इसके पत्ते हैं या तना है टूट भी जाए मसला कोई नहीं है। ये जो जड़ है इसको हम थोड़ा सा इसमें नीचे से पकड़ के आराम से थोड़ा सा दबा देंगे। एक सेकंड, मिट्टी नरम होनी चाहिए। ये देखें मिट्टी नरम है, और साइडों से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ऐसे। हाँ ऐसे दबा देंगे। हाँ जी। इसके साथ ये है हमारे पास फूल गोभी। ये एक पौधे से, जैसे इसका भी एक ही फ्रूट हम हासिल करेंगे, इसका भी एक ही फ्रूट होगा, ऊपर फूल बनेगा। ये जो पत्ते थोड़े मुरझाए हुए हैं या ख़राब हैं, इनको उतार भी दे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इनको खाद के तौर पे यूज़ कर जी सकते हैं। बिल्कुल, ये पत्ते हमारे गार्डन में एक तिनका भी ज़ाया नहीं होता, और बल्कि वो हमारे खाद के तौर पे ऑर्गेनिक इस्तेमाल हो जाता है। अभी मैंने आपके भी गार्डन और आपकी भी चीज़ के बारे में पता करना है, जी, लेकिन जी। पहले थोड़ा आप जी, बता दें, इंशाल्लाह, देन आई वांट टू टॉक, ठीक। क्योंकि आप और आपकी मिसेस दोनों जी, जी। इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाँ जी, ज़्यादा हाँ जी, एक्टिवली लगे हुए हैं। हाँ जी। ये उसके बाद है, ये मिर्च है, सब्ज़ मिर्च। मिर्चें घर में लगानी चाहिए, लेकिन हमें मुआशरे में एक दूसरे को मिर्चें नहीं लगानी चाहिए।
तो ये इसको हमने ऐसे हम अभी यही बात कर रहे थे सेल्फ टॉक की। जी, जी, बिल्कुल। कि इंसान को अपने आप से Soft, पॉजिटिव बात करनी soft, हाँ चाहिए। जी। हम अपने आप से इतनी बुरी बातें करते हैं अल्लाह और खैर। अपने इर्द गिर्द लोग भी ऐसे रखते हैं जो हमसे बुरी बुरी बातें करते हैं। माहौल हमारा अच्छा होगा तो सारा इंशाल्लाह अच्छा होगा। भाई पौधों के लिए माहौल अच्छा होगा तो वो बेहतर होंगे, बिल्कुल। तो इंसान की भी ज़हनी मैम, नशोनुमा बल्कि अच्छी होगी। इसका ये पौधे हमारी बातें सुनते हैं। कभी कहते थे दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन अब पौधों से बातें करना अच्छा लगता है। बिल्कुल ये जब हम इनको शाबाशी देते हैं, इनको हम कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है, और ये उसको फील करते हैं और हमारे मन को सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये एक गमले में मर्च के इस तरह का जो पॉट है उसमें 3 या 4 आप एक पनीरियाँ लगा सकते हैं या सीडलिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टमाटर की पनीरी है यहाँ पे। ये मैंने डेमो थोड़ा सा आपको बता दिया, सेम ऐसी सारी लगेंगी। बैंगन हैं गोल वाले, नीलम बैंगन भी उनको बोलते हैं, उसकी पनीरी हम लगा सकते हैं। और अगर ज़मीन में लगाना चाहें, क्यारी में लगाना चाहें, तो ये तकरीबन 3 इंच से लेकर, यानी ये जो प्याज है ये ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 इंच का या 2 इंच का या बड़ा भी हो जाएगा। तो अगर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा, जैसे टमाटर है पौधा हमने लगाना है, तो वो हम उसको लगाएंगे 5-6 इंच के बल्कि 7 इंच के फासले पे। बैंगन पौधा उससे भी बड़ा होता है, उसको ग्रोथ के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, वो हम 2 फुट के फासले पे लगाएंगे। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं, यानी टिप्स कह लें कि इसके हम पास पौधे लगाने की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। सही। और अगर हम उनको फासला अच्छा देंगे और उनकी मट्टी, सबसे जो इसमें हमने तवज्जो वाली बात करनी है या सीखनी है, मट्टी हमारी ग़िज़ाइयत वाली होनी चाहिए। बट भैया आजकल तो जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी कम, रेत ज़्यादा होती है। उसको बाद लोग भालू मट्टी बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन वो भी आजकल पूरा काम नहीं कर रही। इसमें एक हम टर्म यूज़ करते हैं पीएच। हाँ जी। कुछ मट्टी में पीएच ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। उसके लिए हम देसी, हमारा यानी तरीकाकार है या देसी गार्डनिंग है, तो हम देसी तरीके ही इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि आम जरखेज़ खेत की मट्टी हमने लेनी 50%। हाँ जी। उसमें हमने ये आम बिल्डिंग मटीरियल में इस्तेमाल होने वाली रेत लेनी है 30%। अच्छा। और घर के आसपास या खेतों में या हमारी जहाँ पे जानवर मवेशी वगैरह होते हैं, उनसे किसी चाचा जी से, बाबा जी से हमने कहना थोड़ी सी हमें खुश गोबर दे दे, वो 20% हमने लेके। और देखें भैया, गोबर तो आप खुद भी बना सकते हैं इतने आसान बिल्कुल। से, जिसको हम मन्योर भी कहते हैं या बिल्कुल। जिसको हम, आप बेसिकली जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। जी, उसी तरफ मैं आने लगा था। हाँ जी। अब शहरों में, नर्सरियों में या खुद हम घर में भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आजकल एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल हुई है, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वो एर्थवर्म्स हैं, केचुए हैं, वो हमारी जो ये मैन्योर है इसको खा के एक दानेदार खाद बनाते हैं, क्या बात और केमिकल के बगैर ये सबसे अच्छी खाद है। और ये हमें अपने गमलों में एक एक मुट्ठी भर डाल देनी चाहिए। इंशाल्लाह इससे पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी और फ्रूटिंग बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब कंपोस्ट बनाने का तरीका भी आपको मैं बता दूं व्यूअर्स, क्योंकि लोग जो हम जा के मांगते हैं, जी, जी। इसका एक और अच्छा तरीका ये है कि आपके घर में, जैसे आपने कहा कि ये पत्ता जी, खराब था, जी, जी। इसी तरह घर में अभी जब हमने अंदर में किचन का सेगमेंट कर रही थी तो जी, जी। आलू के छिलके थे। जी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं जो ऑर्गेनिक है, जी। अब इसमें प्लास्टिक नहीं डालना, इसमें कागज़ नहीं डालना, जी, इसमें सख्त चीज़ें नहीं है इसमें ये डालनी। चीज़ें नहीं हाँ डालनी। सिर्फ जो खाने पीने का आपका वेस्ट है, या आपने इवन सालन खा दिया और उसकी बोटियां छोटियां, ये हड्डियां चिकनाई वाली चीज़ नहीं डालनी प्लीज़। हड्डियां वगैरह, हड्डी डाल सकते हैं, चिकनाई नहीं वही कह डालनी, रही ऑयल हूँ वगैरह नहीं खाना डालना। खा लिया, जी, हड्डियां जी। बच गई, हाँ, वो डाल वो सकते वॉश कर दी। अच्छा, वो आपने डाल दी। अब जी, ये जी। सारी चीज़ें आप किसी ऐसी, आप घर के किसी भी एरिया में हैं। बड़ी बिल ले लें, बास्केट ले लें। हाँ कोई जी। बड़ी बास्केट हाँ है, जी। उसके अंदर आपने थोड़ी सी मिट्टी डाली, जी। उसके अंदर ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी, उस पर माशाल्लाह। और मिट्टी डाल दी। You are also expert। जी सर, माशाल्लाह। सिर्फ 18 साल से ये Very मॉर्निंग good, शोज कर रही very हूँ, good। तो इतना तो एक्सपीरियंस मेरा भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सो बात ये कि आप घर में भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, और आसान है। बात ये कि बच्चों के लिए कितनी अच्छी एक्टिविटी है। एंड व्यूअर्स, फ्रॉम ए, अगर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। देखें, तो कितना पॉजिटिव अमल है भाई। बिल्कुल, हम माहौल को साफ करने और में आप हिस्सा डाल रहे जाया हैं। नहीं कर रहे, आप कूड़े में जो चीज़ फेंक देते हैं, हाँ उस जी। चीज़ से आपके घर के अंदर जो आप चीज़ें उगा रहे हैं उसकी गुजारे, चले आप कुछ नहीं उगा रहे, जी, घर में घास तो है ना, जी, जी, उस पे ही वो डाल दें, बिल्कुल, उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। घास की हाँ जी। ग्रोथ अच्छी हो जी, जाएगी। हर किसी के घर में कोई इतनी सी तो एरिया होता है ना, होता है, चाहे बिल्कुल। 4 गमले ही रखे हुए हाँ हैं। जी। और प्लीज प्लास्टिक प्लांट्स और प्लास्टिक गमलों से बाहर निकल आए। जी। अब जैसे कि ये आप लेके आए, ये बेसिकली आपके टूल्स डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लें। हाँ बट जी। स्मॉग, जी, जी। ये हमारी एयर को साफ करता है। ये वाला स्नेक प्लांट है। हाँ ये जी, वाला हो गया, मनी प्लांट है। स्पाइडर हो गया, बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला, बेडरूम में भी रखेंगे तो हमें फायदा देगा। ये स्नेक प्लांट, ये इसका इंग्लिश में नाम है मदर्स टंग, मदर्स इन लॉज टंग। हाँ, मदर इन लॉस टंग, वो जी, उस जी। पर हम बात नहीं करेंगे आज, जी, जी। वो ड्रामे में तेरे इस पे बात कर लेते हाँ जी, हैं। सही बट है। बात ये कि अब ये जिस तरह के इन्होंने जो प्लांट्स रखे हैं, जी, जी। मनी प्लांट हो गया, ये हो गया, ये स्पाइडर है ना, नहीं,
इसको एरिका पाम बोलते हैं। एरिका पाम हाँ जी, कहते ये स्नेक प्लांट है और ये है सिंगोनियम। बट बेसिकली तो ये दो हैं जी, जो जी, आपके घर बहुत में अच्छे, स्मॉग को बहुत कम अच्छे हैं, करते माशाल्लाह हैं। ये, हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, घर में अगर देखें, हम एक तो लाहौर स्पेशली और पंजाब के एरिया में कहते हैं कि भाई स्मॉग सिर्फ इतने महीनों के लिए होता है, जी। जो आपको नजर आ रहा होता है वो जी, सिर्फ जी। इतने महीनों के लिए होता है, सारा साल जो है जी। हवा में आलूदगी है। ऐसे ही है। तो आप जो एयर प्योरीफायर्स खरीदते हैं और महंगे महंगे टोटके बहुत- मारते बहुत हैं, मसले हैं जी। क्या बेहतर नहीं है कि आप घर में मनी प्लांट लगा ले? ये तो दुनिया का सबसे आसान पौधा है भाई, मिट्टी में लगा लो, पानी में लगा लो, उगता चला और जाता है। इससे भी आसान बात, इसका ये। एक पत्ता काट के नया पौधा बन जाएगा एग्जैक्टली और कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, पैसे नहीं बच, और इसकी भी एक हम जड़ वाली टहनी लगा के दूसरी जगह लगा सकते हैं, नया पौधा बन जाएगा इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, जब ये सारी चीज़ें हम घरों में कर सकते हैं, फिर हम हाथ पे आकर के हाय अल्लाह हम बड़े मजबूर। अच्छा, जिनके घरों में इस तरह की प्रॉब्लम है और स्पेशली जिनको ब्रीदिंग के इश्यूज हैं, जी जी, वो ये वाले पौधे लगाएं अपने घर में। स्पाइडर प्लांट है, Organic living। ऑर्गेनिक लिविंग। जी, जी। सो अगर नेचुरली आप हेल्दी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, अननेचुरल आना की तरफ जाते चाहिए, क्यों हैं? हमें इस तरफ आना चाहिए। हमें हमारी जो घर में माएँ बहनें बेटियां हैं, उनको तो लाजमी तौर पे कम से कम 10 गमलों से ये काम का आगाज़ कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ जिन्होंने नहीं किया आज से शुरू कर दें बिल्कुल इंशाल्लाह। क्योंकि ये बड़ी सिंपल चीज़ है। अच्छा भाई आए ज़रा आपसे भी जानते हैं कि आप अपने जो आपका एरिया है, एक तो कहाँ रहते हैं, कुछ बताएं, आपका इस तरफ रुझान हुआ कैसे? हर इंसान की कोई स्टोरी होती है। जी, जी। कोई भी इंसान पैदा होते इस तरफ नहीं होता बिल्कुल अनलेस ऐसे माँ ही। बाप इस तरफ हों। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार का बेटा हूँ जी। मेरे अब्बा जी माशाल्लाह काश्तकारी सारी उम्र उन्होंने की, हमने उनसे सीखा सारा। ज़िला शेखुपुरा है मेरा, सफदराबाद के पास मेरी रहाइश है। और जब हम खुद करते थे, खेतों में सारी सब्जियां फसलें लगाई अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी उनसे फ्रूटिंग हासिल की। तो उसके बाद मेरा दूसरा शोबा है, मेरे 3 शौक़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गार्डनिंग, टीचिंग और राइटिंग। ओह वाओ। मेरा प्राइवेट स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें 15 मरले का मेरा साथ में लॉन है, प्लॉट है, गार्डन है। उसमें तकरीबन हर किस्म के पौधे हमने लगाए हुए हैं। और सब्जियां, मौसम की सब्जियां हम लाजमी लगाते हैं, खुद खाते हैं ताज़ा ऑर्गेनिक सब्जियां, बल्कि टीचर्स ले जाते हैं, अल्ले महल्ले वाले ले जाते हैं, बड़े खुश होते हैं माशाल्लाह। वंडरफुल वंडरफुल। और वहाँ पे क्या क्या उगाया हुआ है? आजकल जो सीज़न है उसमें मूली, शलजम, गाजर, मेथी, पालक, ब्रोकली, जो सलाद आजकल जदीद दौर के सलाद आए हुए हैं, ब्रोकली है, सेलरी है और केल है। और ये हमें बड़े आसान है, इनकी पनीरी तैयार मिल जाती है मार्केट से। 100, 150, 200 का जो पॉट होता है उसमें 12, 14, 10 इसमें सैपलिंग होती हैं। उसको लेके हम अपने घरों में अलग अलग, एक गमले में 2 लगा दें, 3 लगा दें। और सलाद पत्ता जो बिल्कुल लेटुस है, उसको भी हम अपने घर में फौरी तौर पे तोड़ के भाई अपने देखिए, खाने में लगा जरूरी सकते तो हैं। नहीं है ना, अगर किसी को 100 रुपया भी ज्यादा लग रहा है जी जी, तो चलें 3-4 सहेलियां जाएं, जी, उठा मिल के ले आएं, मिल मिल के ले लें जी, और जी। उसके हिस्से कर लें। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जब अपने खुद सारा हमने ये काम किया तो अच्छा, मेरा उस 100 रुपए से जी, आपको आगे कितने पैसे बचेंगे अगर आप खुद लगाते हैं? वैसे एक आइडिया ले रही हूँ। मसलन देखें, एक ब्रोकली, एक पौधे में 10 पौधे हैं एक गमले में, तो वो जब हम अलग-अलग लगाएंगे, एक ब्रोकली के ऊपर यूँ कह लें 100 ग्राम 200 ग्राम ब्रोकली का फूल वो बन जाएगा सब्ज रंग का। वो एक ब्रोकली आम मार्केट में मतलब मैं उसको प्राइस नहीं बता, महंगी बिकती है, वो होटल्स में इस्तेमाल होती है। तो अब बात ये कि जी, जी। व्यूअर्स, आपने एक 100 रुपए की चीज ली जिसमें आपको 10 चीजें 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना, 100 की ली वो 10, आप कम से कम 1000-1500 रुपए बचा उसके सकते हैं, ऊपर इंशाल्लाह, बनाएंगे। बचा सकते तो हैं। आजकल तो इन्वेस्टमेंट पे ऐसा रिटर्न नहीं आता। बिल्कुल, बल्कि इसमें हमारे देसी गार्डनिंग, मैं वही बात थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा। जब हमने खुद ये सारा किया तो आपने इस तरफ आए क्यों? देखिए वही बताने लगा हूँ मैं। जब सारा ये पहले हमने लोकली किया, अपने माहौल में किया, बेहतरी की उसको, तो मेरा दिल किया कि मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस शौक की तरफ लेके लेकिन आऊँ। उस तरफ आप आए क्यों? जस्ट बिकॉज आपके फादर हैं, ये कोई रीजन तो नहीं है ना। जी, जी। इंसान के अंदर जब तक शौक है, एक तो शौक है मेरा, शौक था। और दूसरा मैं पूरे पाकिस्तान को चाहता हूँ कि हर घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगें, आप उगाएं। देखा ना, लोग। ये आ गया जी, ना जी, असल बिल्कुल, reason। ये मेरा मोटो है। हाँ। मैं चाहता हूँ हमारी बेखसूस जो मदर्स हैं घर में, रिटायर्ड लोग हैं, और बच्चों को, इवन बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि इनकी इस तरफ आएँ और ज़रूर ये गार्डनिंग करें। हमने देसी गार्डनिंग ग्रुप बनाया माशाल्लाह, उसमें देखते देखते 4 लाख लोग शामिल हो गए और पाकिस्तान का नंबर 1 वो ग्रुप बन गया गार्डनिंग के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ हासदीन ने उसको हैक करके डिलीट कर दिया। दोबारा हमने हिम्मत नहीं हारी, हम दोबारा लगे रहे और आज अभी देसी गार्डनिंग जो है 2.5 लाख लोग उसमें शामिल है माशाल्लाह, और गार्डनिंग कर रहे हैं, और उसमें 70% फीमेल हैं और 30% मेल है माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। एंड यही तो अच्छी बात है, जिस तरह मैं किचन में कह रही थी कि भाई खाना बनाना जी, जी। एक बेसिक लाइफ स्किल जी। है, मर्द औरत दोनों को आनी चाहिए। जी, जी। देखिए, बेटे को भी खाना बनाना चाहिए, बेटी को भी बड़ी आना ज़रूरी चाहिए। चीज़ है ये, हाँ जी। लोग कहते हैं ना कि खाना बनाना नहीं आना चाहिए, आना आना चाहिए, चाहिए। लेकिन दोनों को आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जनानियों का काम है। उसी तरह गार्डनिंग
एक ज़माने में लोग कहते थे मर्दों का काम है, फिर हुआ ये कि वो ख़वातीन का भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मेल फीमेल दोनों को गार्डनिंग आनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जी। और व्यूअर्स रिलैक्सिंग बहुत है। आपको पता है, जो जब हम माहिर नफ्सियात से बात करते हैं जी, जी। कि फ़लाँ बंदा जहनी दबाव का शिकार है, वो तो सबसे पहली चीज़ क्या कहते हैं, इनको ग्रीनरी में लेके जाएं, जी। इनको बाहर लेके जाएं, स्ट्रेस रिलीव होगी। इनको पौधे दिखाएं, इनको क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीवर है। जी जी देखिए, पौधा आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं देगा, जी। इंसान देगा। बिल्कुल। आप और मैं बैठे में, आपका मूड खराब है, 4 दफ़ा आप मुझे अच्छी तरह मिले, 1 दफ़ा आपका मूड ऑफ है, ऐसे ही है। आप वो 1 दफ़ा में अपने पिछली 4 मुलाकातें भी खराब कर जाएंगे। ऐसे ही। पौधा वो सिर्फ आपको खुशी बेनिफिट ही देगा, देता सुकून है देगा, बिल्कुल और फायदा ही देगा। फायदा ही फायदा देगा। चाहे वो आंखों से सुकून दे, चाहे वो खाने का सुकून दे, चाहे आपकी हवा की आलूदगी को कम करे। बिल्कुल। सो हमें भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए इन चीज़ों में। मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। हम बच्चों को अपने स्कूल में सिखाते हैं बेटा पौधे कैसे लगाने हैं, घरों में सब्जियां कैसे लगानी है, और बड़े माहिर है। मेरा अपना बेटा अबान कासम माशाल्लाह इस काम में माहिर है, बल्कि वो साथ आना चाह रहा था। मेरे का बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मैं लेके जाऊँगा। और कल एक बड़ा अच्छा इवेंट हुआ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, वहाँ मुझे इन्वाइट किया गया था। वहाँ और भी माहिरीन थे, 200 से ज़्यादा माशाल्लाह स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और प्रैक्टिकल हमने किचन गार्डनिंग वहाँ पे की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े खुश हुए, मोटिवेट थे सारे। और इंशाल्लाह ऐसे ये बढ़ेगा काम इंशाल्लाह माशरे में। बात ये कि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट्स तो अपनी जगह मिल ही रहे हैं इससे, जी, जी। लेकिन हम अपनी इन्वायरमेंट को एक लार्जर स्केल पे भी पॉजिटिव कर रहे सही। हैं। हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, सारी मल्टीविटामिन्स आपको इन पौधों में मिल जाती बिल्कुल हैं मिलती है जी। खुराक में। हाँ जी। हम ग़िज़ा नहीं लेते, हम कैप्सूल ले लेते हैं या कोई गोली खा लेते हैं। तो बात यह है कि जो चीज़ें आपको नेचुरली मिल रही हैं जी उसका जो फ़ायदा है, वो फ़ायदा आपको जिस तरह धूप से जो आपको विटामिन डी मिलती है, आप कितनी भी गोलियां खा लें, नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। धूप की आपको Side ज़रूरत effects। है। इट्स अ बेसिक नीड, जी जी सनलाइट, जी जी जो आपको नहीं मिलती। बट अगर आप गार्डनिंग की तरफ जाएंगे तो सनलाइट आपको भी मिलेगी, आपको पौधों को भी मिलेगी। सही। सनब्लॉक लगा के जाएं, कोई मसला नहीं है, बट विटामिन आपको धूप से मिल रही है, आप हाँ जी। धूप में नहीं जा रहे। और मुफ्त मिल रही है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल। और फिर जब तबीयतें ख़राब होती है तो फिर एलोपैथिक करोड़ दवाइयाँ भी लेते हैं, बिल्कुल। और नुकसान से नुकसान में ही चले जाते हैं। आप किसी को अगर स्टार्ट करना हो, जी उसको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि लोग वो पहला कदम लेते हुए घबराते हैं, शुरू हो जाता है तो सिलसिला आपको पता सही है है, चल पड़ता है। ऐसे ही है। आगाज़ करना ही थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि रोज़ाना हमारे ग्रुप में फ़ीमेल अपनी जो हार्वेस्टिंग है वो दिखा रही होती हैं। आज मेरे इतने शलजम उतरे हैं, आज मेरी पालक माशाल्लाह इतनी ऑर्गेनिक उतरी है, आज मेरे लीमू के पौधे से इतने लीमू उतरे हैं, मैं बाज़ार से लेने नहीं गई, मुझे घर से सारा कुछ मिल गया। तो आगाज़ ऐसे करें, अगर तो क्यारी है, छोटा सा प्लाट है, तो उसमें ये जो अभी हमने पहले बताया कि 50% मट्टी, 30% रेत और 20% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, इस रेशो से हमने मिक्स कर लेनी है। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से खुद गोडी कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो माली से करवा लें। खुद कर सकते हैं तो एक्सरसाइज भी होगी, सेहत अच्छी होगी इंशाल्लाह। गार्डनिंग का एक मकसद हमारी सेहत को बेहतर करना भी है, और होती भी है इंशाल्लाह। तो उसके बाद उसको क्यारियाँ बना के, जिसको हम रेज्ड बेड बोलते हैं, पंजाबी ज़बान में वट कहते हैं, उसको तकरीबन 1 फुट उसमें चौड़ाई होनी चाहिए, उसका फासला होना चाहिए, और तकरीबन 6 इंच वो ऊंची होनी चाहिए। उसके दोनों किनारों पे बीज लेके चुटकी चुटकी हमने थोड़ा थोड़ा बीज दोनों किनारों पे तकरीबन 6-6 इंच के फासले पे लगा देना है। और पानी फिर इतना देना है कि उनकी जो पानी की नमी है वो बीजों तक पहुँचे, बीज पानी में ना डूबें। ये बड़ी एक यानी ज़रूरी बात है, क्योंकि बीज अगर बाज़ का आते ऐसे नीचे दब जाते हैं तो फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो डिसहार्ट होंगे, और अगली बार फिर उनको दिल करेगा कि मैं तो नाकाम हो गया हूँ शायद। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी गार्डनर जो है उसकी नाकामी भी कामयाबी का एक ज़रिया होता है, उसको तजर्बा हासिल हो रहा होता है। अच्छा, आपको याद है छोटे होते थे तो स्कूल में हमें बीज दिए जाते थे कि अच्छा बेटा आपने ये वाला पौधा उगा के लाना है। जी। और आपको याद है हम वो पहले कॉटन पे रखते थे, हाँ फिर जी, उसको मिट्टी हाँ में जी, डालते थे, ऐसे ही ये है। सिखाया। और स्कूल में आज भी जी, जी। बॉटनी में या मतलब बायोलॉजी में चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसे ही है। तो जब स्कूल के लेवल पे भी सिखाई जा रही है, और कुछ हमें यहाँ पे भी नॉलेज, आप जैसे लोग हैं, आपके ग्रुप्स वगैरह हाँ हैं, जी। अब तो व्यूअर्स यूट्यूब पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। पहले ये गिला होता था ना कि आपको बाहर के ममालिक की चीज़ें पता चल रही होती, तो वो तो हमारे यहाँ उगती ही नहीं जी, है। जी। बट अब तो पाकिस्तानी लोग यहाँ मौजूद है हर चीज़। हाँ जी। इतने लोग कर रहे हैं ये माशाल्लाह, काम, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा काम कर रहे जी, हैं। और कोई नहीं आपको कह रहा कि आप इसको अपना प्रोफेशन बना लें, जैसे कि सर ने कहा उनका स्कूल है, 100 और चीज़ें चल रही हैं। ये तो एक शौक है, एक पैशन है इनका, जी, जी। जिसको वो आगे लेके चल रहे हैं। मतलब अपने स्कूल में टाइमिंग देने के बाद मैं 1-2 घंटे इसको देता हूँ, और मुकम्मल तरीके से कर रहा हूँ, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। और हर बंदे के पास 24 घंटों में 2 घंटे 1 घंटा तो होता ही है। इंशाल्लाह वो इसको सारा देख के, और हम कहते हैं कि आपको नहीं पता चल रहा, हमें
हमारे व्हाट्सएप पे बात करें, हमें पूछ लें, बेशक रात को पूछ लें, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन करें सही कुछ ना कुछ। और अल्लाह का शुक्र है कि अब ट्रेंड बन रहा है, लोग इस तरफ आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग हो रही है पाकिस्तान में। वंडरफुल। अब फाइनली जी, एक तो आपका शुक्रिया अदा करना है Thank you भाई, जी, thank you। कोई आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि जाते जाते, क्योंकि आप लिखते भी हैं और मुझे पता है आपने साग पे एक जी जी नज़्म भी लिखी है, नज़्म मैंने तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। सुननी है, कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे आप? मेरा यही पैगाम है जी कि हर घर में गार्डनिंग होनी चाहिए, किचन गार्डनिंग होनी चाहिए। हिम्मत करें, हिम्मत ना हारें। अभी सीज़न चल रहा है, सर्दियों की सब्जियां अभी भी लगा सकते हैं। किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है, आप ग्रुप में आएँ, मुझसे पूछ लें, इनबॉक्स पूछ लें, जैसे आपका दिल करता है इंशाल्लाह हम आपको रहनुमाई देंगे। और हमारा मोटो है, मकसद है, हर घर में गार्डनिंग हो, किचन गार्डनिंग हो, लोग हेल्दी हों, हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो, हमारा पाकिस्तान सेहतमंद हो। आमीन। आमीन और फाइनली जो आपने एक नज़म लिखी है जी, सब्जी के लिए, साग हमारी एक बड़ी अच्छी सब्ज़ी है। और आजकल शहर का तो नहीं कह सकते, गांव में भी आपने माहौल देखा होगा, हफ्ता साग मनाया जाता है और एक दिन पक जाता है तो कितने कितने दिन माशाल्लाह वो चलता रहता है। तो साग के ऊपर एक बड़ी, इसको मैंने नाम दिया है मेरे देश दा माइये साग। आहा, दिल करदा अज खाइए साग, वड्डी देग चढ़ाइए साग, नरम सरों दा गंदलां वाला, आजो फिर पकाइए साग। जो शहरी लोग हैं उनको गंदलां का नहीं बात कर पता होगा, नरम उसका डंठल होता है, वो उसका ही सही साग मज़ेदार बनता है। पालक धनिया हरियां मिर्चां बाथू नाल बनाइए साग, थोम मसाले धूड़ के अल्लन, ये बड़ा एक ख़ास पंजाबी वर्ड है अल्लन। ये जब पकता है तो उसमें हमारी माइयाँ जो अम्माएँ थी वो उसमें आटा मकई का या गंदम का आटा डाल, उसको अल्लन बोलते हैं। उससे उसकी जायके में बड़ा अच्छा, भून के डालती जी जी, जायका बड़ा अच्छा बनता है और वो गहरा, यानी उसकी बेहतरी आती है उसमें। थोम मसाले धूड़ के अल्लन, भूकां विच पकाइए साग, कच्चा चुल्ला कोरी हांडी, चंगा कोटा लाइए साग। ये आम मशीन से ग्राइंड करने से साग नहीं बनता, घोटा लगाना पड़ता है उसको। घोटने नाल घोटा लावांगे तो साग सही बनना है। उसी तरह जिस तरह खीर को जब तक बिल्कुल, घोटते नहीं बिल्कुल है उसका ऐसी है जायका नहीं निकलता। गैस ते पकिया बेसवादा, लकड़ी नाल पकाइए साग, सरगी धरिया शामी पकदा तां स्वादी खाइए साग। ये 2 घंटे का काम नहीं है, ये हमारी जो दादियाँ थी वो सुबह उसको काट के रख देती थी और फिर सारा दिन वो पकता रहता था। बिल्कुल। और फिर वो उसका जायका अच्छा होता था। वावा सारा मक्खन पाके रोटी उत्ते लाइए साग, साग ते मक्खन सारा खा के बीबी होर ले आइए साग। ये एक लतीफ़ा चलता था कि वो किसी भी खान साहब ने कहा, बीबी ये मैंने ऊपर से साग खा ले, रोटी अपनी वापस ले ले, प्लेट अपनी वापस ले ले। मक्की वाली रोटी होवे खाइए नाल खवाइए साग, किधरों जे ना लभदा होवे पिंडों जा मंगाइए साग। ऐसा कोई ब्याह भी होवे, ऐसा कोई ब्याह भी होवे जिदे विच लाइए साग। क्या बात है। देखें, मुर्गे चरगे चल सकते हैं तो साग भी हमारी शादियों में चलना चाहिए, देसी एक है, ऑर्गेनिक ज़माने में चीज़ मकई है। का रोटी और जी, जी। सरसों और का बड़ी साग अच्छी होता है, था, रवायत कायम हो जाएगी मेहंदियों पे इंशाल्लाह। अक्सर सर्व करते थे। बिल्कुल। साल च एक दिन ऐसा होवे धुम्मा खूब मचाइए साग, सारे जग नूं शौक ना दसीए साडा ढोल छपाइए साग। क्या बात है। थैंक यू जी। सारे जग नूं शौक ना दसीए साडा ढोल छपाइए साग, पिंड च आके जे ना खादा नाल शहर ले जाइए साग, जेड़ा साग नूं मंदा जाने चमची नाल चटाइए साग। बाबा बोला शौक ना कहंदा छेती लिया नहीं माइए साग, बाकी सालन भुल जावणगे रोज़ जे तड़का लाइए साग, मुर्गे बेसवादे लगदे खाना जे भुल जाइए साग। क्या बात है। ये ना छड्डी भुल के भी तू, सबको मेरी ये नसीहत है, ये ना छड्डी भुल के भी तू देश मेरे दा माइए साग। क्या बात है। पीजे तिक्के बर्गर छड़ के दावतां रोज़ उड़ाइए साग, वंड खाइए ते खंड खाइए। बड़ा अच्छा मुहावरा है जी। मिलजुल के रहें मिलजुल के खाएं तो वो असल में मिठास है, वही है। वंड खाइए ते खंड खाइए, वंडिए नाल वंडाइए साग। आयरन शायरन वावा फोले डोले नाल बनाइए साग, किधरों वेखो किधरे भुल ना जावन बालां नूं सिखाइए साग। बालां नूं सिखाइए, यानी सब्जी लगाना सिखाइए। कासम खुश खुश रहना होवे अपने घर उगाइए साग। क्या बात है, क्या Thank you बात जी, thank you। एब्सोल्युटली Thank you वंडरफुल। so थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you। आपका। Thank you व्यूअर्स so छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एंटी एजिंग की। आजकल हर बंदा रो पिट रहा है कि कैसे हम अपने आप को जवान रखें। सबसे बेहतरीन तरीका तो खुराक है, और घर में अगर आप ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें उगाएं तो वो तो आपको हेल्प करेगा। अब आपने खुराक भी ठीक ले ली, आपने बाकी सब चीज़ें भी कर ली, लेकिन
एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और वो तो होनी ही है, उसको डिले कैसे कर सकते हैं या ग्रेसफुली कैसे एज कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने 2 एक्सपर्ट्स के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हर तरफ एक अजाब पड़ा हुआ है, मर्द हो, औरत हो, इवन टीनेजर्स हों, हर कोई जवान लगना चाहता है। अव्वल तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि टीनेजर्स ऑलरेडी जवान होते हैं, मज़ीद जवान कैसे लग सकता है, लेकिन खैर इस पर किसी और दिन बात करेंगे। बट एक स्टेज आता है व्यूअर्स ज़िंदगी में जहाँ पे चेहरे पे लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी स्किन सैग करनी शुरू हो जाती है। उसमें खूबसूरती भी है क्योंकि आपने ज़िंदगी एक गुजारी होती है, वो एक तरह से आपके अगर कहें कि वॉर स्कार्स होते हैं तो वो बात गलत नहीं होगी, आई मीन इट्स लाइफ, इट्स एक्सपीरियंस। लेकिन हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता कि उसके मुंह पे एकदम से लाइंस आनी शुरू हो जाए, या आंखों के नीचे खड्डे पड़ने शुरू हो जाएं, या आंखों के नीचे हल्के और डार्क हो जाएं, या अगर स्किन के इश्यूज़ थे जवानी में, एक्नी वगैरह थी, तो वो एक्नी स्कार्स प्रॉपर खड्डे बनने शुरू हो जाते हैं एज के साथ, क्योंकि कोलेजन स्किन में ख़त्म हो जाता है। फिर 50-60 साल की उम्र पे एकदम से लोग सोचते हैं कि चलो मैं एंटी एजिंग की तरफ जाऊं। तो उस स्टेज पे व्यूअर्स आपने अब किसी मेजर स्टेप की तरफ जाना होता है। लेकिन अगर छोटी उम्र से मुराद ये कि 25-30 पे ही आप अगर आपके चेहरे पे चेंजेस आ रहे हैं और आप उनको सही तरीके से हैंडल करें, प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग करें, अपनी प्रॉपर तरीके से अपने आप को आगे लेके चले, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ आप कनेक्टेड हों, तो फिर आपके चेहरे पे उस तरह से एज नहीं आती। मुझे बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं जुगन तुम तो उम्र चोर हो। मैं बिल्कुल भी उम्र चोर नहीं हूँ, मैंने बस वक्त के साथ साथ अपना ख्याल रखा। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड देन उनके थ्रू जो उनकी एक और कॉलीग हैं वो भी मेरी एक बहुत प्यारी और बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो आज प्रोग्राम पे हैं तो 2 सहेलियाँ, लेकिन सहेलियों से बढ़ के वो मेरी फैमिली की, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पूरे ख़ानदान की, सिर्फ डायरेक्ट फैमिली नहीं बल्कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की भी डॉक्टर्स हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। मुझे जब भी कोई कहता है कि जुगन एंटी एजिंग ये वो व्हाटएवर कन्फ्यूजन, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, मैं कहती हूँ एक बारी ज़रा आमना को या साइमा को फ़ोन कर लो, वो आपको बेहतर और ज़्यादा आसान मशवरा दे सकती हैं। तो जो उनको मैं डायरेक्ट फ़ोन नहीं करवाती हूँ, बेहतर नहीं है कि यहीं पे बुला के उनसे पूछ लूँ। तो आज हमें ज्वाइन किया है 2 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ ने, डॉक्टर आमना राज जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिक सर्जन भी हैं और उसके साथ साथ वेट लॉस एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम वेल। अब तो मैं कह चुकी हूँ, और मैं बेस्ट फ्रेंड, तो अब यू कांट इवन प्रिटेंड टू बी। नो आई डोंट नीड टू प्रिटेंड। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा दंदियाँ निकाले मेरी एक और सहेली बैठी है, ये ये बाद की दोस्त है, लेकिन इसके साथ अपना ही मेरा एक वखरा ताल्लुक़ है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड, ब्रिलियंट कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिक सर्जन, बड़ी प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी गलत कह रही हूँ, डॉक्टर साइमा मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। गर्ल्स, सबसे बड़ा इशू ये है ज़िंदगी में कि हर कोई जवान लगना चाहता है, बल्कि जवान लोग भी जवान लगना चाहते हैं। आई एम सॉरी, जब 16 साल की बच्ची जाके अपने होंठों में फिलर करा लेती है तो थोड़ा मैं भी घबरा जाती हूँ कि पुत्र पहले मुंह तो बन जाए पूरी तरह से आपका। बट खैर, एडल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से मशवरा लेना चाहूँगी, क्योंकि यंग लोगों के ऊपर किसी और दिन में ये टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ कि यंग लोगों के भी मसाइल होते हैं स्किन के वगैरह, उस पर हम आएंगे। लेकिन किस एज पे एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहिए, सबसे पहला मेरा ये सवाल है। जी डॉक्टर आमना। सबसे पहले तो हमें हमेशा से लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड टीनेज से अपनी स्किन का ख्याल रखना है, तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए, अ गुड क्लींजर एंड अ मॉइस्चराइज़र, ये सब लोगों को करना चाहिए। तो ये लड़कियाँ ये स्टेप 1 है। तो अगर आप टीनेज में 17, 18, 15, 16 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, तो मदर्स को ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को एक गुड सन ब्लॉक जिसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन हो एंड एन SPF ऑफ अ मिनिमम ऑफ 30 वो ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह से लेके शाम मतलब सूरज ढलने तक, मगरिब के टाइम तक हमें यूज़ करना चाहिए, और धूप में बाहर हो तो मल्टीपल टाइम्स। ठीक, अब अगर हम आ जाएं कि एंटी एजिंग किस एज से हमें करनी चाहिए, तो आई वुड से कि 28, 30 या 25 से 30 वुड बी अ गुड टाइम वेयर वन वुड वांट टू स्टार्ट मेंटेनिंग देमसेल्व्स, कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। 25 से 30 साल की उम्र में ज़्यादा ख्याल आपको अपनी बाहर की जो स्किन की आउटर लेयर है उसका रखना होता है। आपको याद है कि जब मैं आपके पास पहली दफ़ा आई थी तो मैं आई थी यहाँ के लिए, उस वक्त आई थिंक वी वर बोथ इन आवर 20s, लेट 20s, और
हुआ ये था कि व्यूअर्स मेरे ख़ानदान में एक इशू है, मेरी पूरी फैमिली में, अम्मा की साइड की जो फैमिली है फ्रॉम द सैगल फैमिली, सारी ख़वातीन के ना यहाँ पे ग्रूव पड़ जाता है, क्योंकि हम बात करते हुए भी फ्राउन करते थे। अब वो लाइन जब एक दफ़ा पक्की हो जाती है या बन जाती है, फिर उसके लिए बड़े मेजर जतन करने पड़ते हैं उसको मुकाने के लिए। मैं आमना के पास आई, उसी स्टेज पे पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे मान लेते उसको हैं क्या हो प्रिवेंट गया? करने के लिए, उसके लाइंस को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे आपकी माथे की लाइंस होगी, ये 11 लाइंस होगी, और क्रोज फीट जिनके यंग एज से डायनामिक रिंकल्स होते हैं, इनको डायनामिक रिंकल्स बोलते हैं, उसके लिए बोटॉक्स सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। आप बाकी जो मर्जी करते रहेंगे वो उस तरह से नहीं जाता। बोटॉक्स मसल की मूवमेंट को कम कर देता है या बिल्कुल ख़त्म कर देता है, वो डिपेंड करता है कि हम डोज कितनी लगा रहे हैं। तो नेचुरली भी बिल्कुल आपकी नेचुरल फॉर्म में शक्ल को रखते हुए बोटॉक्स किया जा सकता है और मसल की मूवमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइंस नहीं पड़ेंगी। और व्यूअर्स एक और चीज़, डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगी, हम जिन चीज़ों को एंटी एजिंग कहते हैं एक्चुअली तो वो चीज़ें एज रिवर्सल हैं, या क्योंकि देखिए एंटी एजिंग तो होता है कि एजिंग से आपको बचाना, एक तो आप अपने आप को एजिंग से कैसे बचा सकते हैं, आप वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, ग्रेसफुली एज कर सकते हैं, बिल्कुल होना भी यही चाहिए तो एक्चुअली। बेसिक लेवल पे शुरू कहाँ से करते हैं? अगर बिल्कुल ज़ीरो पे बात शुरू करें कि अब एक 26 साल की बच्ची या बच्चे या लड़का आपके पास आए, उसकी एंटी एजिंग कहाँ से शुरू होगी? देखिए, एजिंग को तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एजिंग आप किसको कंसिडर करते हैं। कई लोग सिर्फ लैक्सिटी और सैगिंगनेस को एजिंग कंसिडर करते हैं, बट पिगमेंटेशन भी एजिंग का एक प्रोसेस है। लाइंस पड़ना, फाइन लाइंस पड़ना, ओपन पोर्स होना, रिंकल्स पड़ना, ये सब एजिंग का हिस्सा है। चाहे हम 25 के हैं, चाहे हम 30 के हैं, हमें अपने इस एजिंग प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश इस तरह से करनी चाहिए कि जैसे अभी डॉक्टर आमना ने डिस्कस किया कि सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए, एवरी 2 आवर्स सन ब्लॉक लगाना चाहिए। तो वो हमारी प्रिवेंशन है। लोग तो सुबह लगा के भूल जाते हैं ना, हाँ, यही तो गलत करते हैं। अब सन ब्लॉक लगाने से ना सिर्फ हमारा रिंकल्स प्रिवेंशन हो सकता है, हमारा पिगमेंटेशन लेकिन सैम व्हाट अबाउट मेकअप? अब हम लोग मेकअप लगाती हैं आजकल तो ख़वातीन। इतने ज़बरदस्त सन ब्लॉक आए हुए हैं कि वो पाउडर की फॉर्म में आप उसको मेकअप की तरह अपनी फाउंडेशन के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। फिर से लगा सकते बिल्कुल लगा सकते Awesome. हैं। ओके पहली एक लेयर लगाएं, उसके ऊपर अपना मेकअप करें और उसके बाद पाउडर की फॉर्म में लगा लें। ओके, ये तो हो गया बेसिक। अब अगला स्टेप क्या आता है? अब नेक्स्ट ईयर क्या है? नेक्स्ट ईयर ये है कि सबसे पहले हम कोलेजन बिल्डिंग, आप समझ लें 3 स्टेजेस में स्किन ने एज करना है। एक तो आउटर स्किन एज करेगी जिस पे फाइन लाइंस आएंगी, आपके ओपन पोर्स होंगे, अनइवन पिगमेंटेशन होगी, फ्रेकल्स होंगी, ये आउटर स्किन की एजिंग है। आपके पुराने कोई एक्नी स्कार्स के मार्क्स हो सकते हैं जो कि हल्की सी एज गुजरती है तो स्किन लूज़ होती है तो वो ज़्यादा नुमाया लगना शुरू हो जाते हैं। उसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमने फोकस करना है जो टेक्सचर को इम्प्रूव करें, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनेटेड लेज़र रीसर्फेसिंग हो गई, या आपकी माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स हो गए, या आपकी माइक्रो नीडलिंग विद सम PRP, या इस तरह के ट्रीटमेंट्स हो गए जो आपके आउटर स्किन की टेक्सचर में कोलेजन को बिल्ड करेंगे। एक आपने बाहर की स्किन का ख्याल रखा, फिर आपने डीपर स्किन में जैसे जैसे आपकी स्किन वेयर एंड टेयर कर रही है एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से, सन डैमेज की वजह से और अपनी इंटरनल एजिंग की वजह से, तो आपने कोलेजन को बूस्ट करना है, नए कोलेजन को बिल्ड करना है। उसके लिए ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी आ गई, आपकी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस होते हैं जो कि कोलेजन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, आपके मोनो थ्रेड्स होते हैं, लिफ्टिंग थ्रेड्स होते हैं जो कि कोलेजन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी लेज़र्स हैं जैसे जेनेसिस हो गया, आपकी रेडियाज हो गए, बहुत सारी चीज़ें कोलेजन को बूस्ट करती हैं। और कुछ चीज़ें और ऐसी होती हैं, रेडियाज तो मैं भी कराती हूँ आप लोगों के पास आके रेगुलरली। मेरा फेवरेट प्रोसीजर है जो आपकी कोलेजन की मेंटेनेंस के लिए। आई स्टार्टेड और डूइंग viewers, रेडियाज कुछ एट महसूस 30। नहीं होता, सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना कोसी सी वार्म फीलिंग होती है बस। इट इज नथिंग, ना कोई सुई ना कोई खोबना। जैसे हम कोलेजन सप्लीमेंट लेने की कोशिश करते हैं अपनी हड्डियों को यंग रखने के लिए, अपनी बॉडी को यंग रखने के लिए, तो हमने डायरेक्ट अगर स्किन में कोलेजन बना दें तो आपकी एंटी एजिंग ऑटोमेटिकली रहेगी। ओके, सो डॉक्टर साइमा मैं आपके पास आती हूँ, तो ये तो हमने कुछ लेजर्स की बात कर ली, अगला स्टेप क्या होता है? अभी बोटॉक्स की भी बात की, क्या बोटॉक्स इसका अगला स्टेज है? क्योंकि व्हाट अबाउट ये प्रोफाइलो और इस किस्म की चीज़ें, क्या ये इसी कैटेगरी में आती हैं? जैसे अभी इन्होंने डिस्कस किया लेज़र, अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें, हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस और इंजेक्टेबल्स और उसके बाद थ्रेड्स और उसके बाद इंजेक्टेबल्स में हम फिलर्स और PRP और प्रोफाइलो इन सब को लेके जा सकते हैं। जितने इंजेक्टेबल्स हैं उसमें
कुछ टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो कि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, वो हैं आपके बोटॉक्स। और जो प्रोफाइल जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो हाइलुरोनिक एसिड है, जिससे हमारा अपना बॉडी का टिश्यू, हमारी अपनी स्किन बनी हुई है। तो जब हमारी स्किन में वॉल्यूम लॉस हो जाता है या हमारी स्किन प्लम्प नहीं रहती या उसमें बहुत फ्रेशनेस नहीं रहती, तो फिर हमें ज़रूरत है बाहर से हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट करवाने की। प्रोफाइलो एक सॉफ्टर हाइलुरोनिक एसिड तो है। यार वो मुंह पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एचए सीरम तो आम मिलता है, मैं अपनी ब्रांड में भी बनाती हूँ एचए सीरम, बिल्कुल। उस उसके वक्त तो लिए- प्लम्प अप कर देता है। उसके लिए पार्टिकल साइज उसका इतना कम होना चाहिए कि वो स्किन के अंदर से पेनिट्रेट कर जाए और राइट जगहों पे पेनिट्रेट करके राइट जगहों पे वॉल्यूम दे। Of course, दैट्स वेरी अब- इंपॉर्टेंट ना। हाँ, आंखें सूजी हुई हैं और मुंह फ्लैट हुआ हुआ है आपका। तो अगर चीक्स कम हैं तो फिर तो हमें प्रॉपर वॉल्यूम की ज़रूरत है। बिल्कुल उसके सही लिए कह रही हैं। हाइलुरोनिक एसिड हमें चाहिए। अगर हाइलुरोनिक एसिड नहीं लगवाना तो अपना ही बॉडी का फैट भी लगाया जा सकता है जी। यानी कि लाइपो करके मुंह पे हाँ, लगा दो। बिल्कुल, आपका अपना जो कि स्टेम नैनो सेल। फैट भी होगा, स्टेम सेल भी होंगे। तो क्या ये एक्सोसोम्स भी यही चीज होती हैं? बताएं। एक्सोसोम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें एक्सोसोम में कोई सेल्स नहीं है। जो स्टेम सेल्स हैं वो सेल्स हैं और आपके अपने एक्सोसोम जो personal है cells हैं। उसका एक छोटा सा एक वेसिकल कह लें, एक छोटा सा नैनो पार्टिकल है। लेकिन वो करेगा क्या, वो रीजनरेशन की पावर्स को इन्हांस करेगा। इट्स काइंड ऑफ लॉक एंड की, यानी अगर आपकी स्किन में सेल्स जो हैं अगर वो लॉक हैं तो उनकी की जो है वो आपके एक्सोसोम हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ लॉक एंड की मैकेनिज्म है और वो आपकी स्किन के अंदर सेल्स को रीजनरेशन की पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है इन अ वे कि आप इसको इंजेक्ट कर लें और आपकी स्किन के अंदर एक नेचुरली बूस्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोग डरते हैं। आमना, आपको भी पता है कितनी दफ़ा मैं लोग आपके पास लाई हूँ कि यार आप खुद ही इसको अपनी ज़बान में समझा दें कि जवान भी लगना है, अच्छा कुछ खाने को बता दो, अच्छा आप अपने सिस्टम के अंदर डाल लेंगे चीज़ लेकिन स्किन के ऊपर नहीं लगाएंगे। समझ नहीं मुझे आती। वो उसके बगैर नहीं हो सकता ना। मतलब आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए, आपको इंटरनली भी अच्छी खुराक चाहिए, लेकिन एक जो एजिंग हो रही है, आपने डायरेक्टली आप चाह रहे हैं फेस ने जिसने सबसे पहले ग्रेविटी की वजह से लटकना है। फेस हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि सन एक्सपोज होता है, इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है, हीट से एक्सपोज होता है। जितनी रेडिएशन हमारे अराउंड है, जितने इन्वायरमेंट में केमिकल्स हैं, उन सब से एक्सपोज हो रहा है। और हमारे चेहरे पे सबसे ज़्यादा हमारी एजिंग नज़र आती है, क्योंकि वो हमारे समझ लें हमारी खूबसूरती का एक पॉइंट है जिसपे हम हर एक को देखते हैं, बात करते हैं, एक्सप्रेशंस हैं। लोग आपके हाथों पैरों को नहीं देख रहे होते, आपके चेहरे को देख रहे होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस को देख रहे भाई होते हैं। आमना, अब तो हाथ अब पाँव तो को भी हाथ देखते पाँव हैं को और हाथ पाँव को भी आपके पास आए हैं। इसीलिए- by the way, बहुत इसीलिए अब तो- एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हाथ पाँव पे भी कॉमन हो बिकॉज गए हैं। देखें, हाथ आपके हाथों पे एज आई हुई है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और चेहरा आपका बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो साफ पता है, वो कहते हैं ना कि किसी की उम्र का पता लगाना है, तो गर्दन गर्दन, हाथ और पाँव। आजकल हम सब की एंटी एजिंग करते हैं, फेस की भी, नेक की भी, हैंड्स की भी, फीट की भी, और भी ठीक है बहुत ना? सारी चीज़ें। और उसको देख लो, उसने अपनी डाल, उसने कमेटी डालनी होती, और भी बहुत सी चीज़ होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे फीमेल्स मेल्स दोनों गुजरते हैं, स्पेशली तो पेरीमेनोपॉजल होती है। यार उसके उनका अलावा भी estrogen loss खवातीन होता है। बच्चों को फीड कराती है। एक पॉइंट आता है जब आपकी बॉडी जो है वो चेंज कर रही होती है। एक वक्त था जब सिर्फ जो है क्या उसको कहते हैं कि ब्रेस्ट में लिफ्ट इतना- होती जी। है या इम्प्लांट्स होते हैं, वो होते थे। अब तो दुनिया बदल गई है, ऐसे। अब आपको कोई सर्जरी के बगैर भी आप मोस्टली बहुत बेहतर रिजल्ट ले पीपल सकते फोकस करना चाहते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स पे। तो अगर हम फेस और की आप बात लोग करें, भी as doctors हम चाहते लोग हैं। हम लोग देखो, हम सर्जरी भी करते हैं, हम दवाई भी देते हैं, क्योंकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और सर्जन भी हैं। तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ें दवाई से हल हो जाएं, जो बीमारियां हम दवाई से ठीक कर सकते हैं वो हम दवाई से करें। जो पिगमेंटेशन के मसाइल हैं उसके लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ भी रेकमेंड करते हैं, क्रीम्स भी रेकमेंड करते हैं, सिरम्स भी रेकमेंड करते हैं और प्रोसीजर्स भी रेकमेंड करते हैं। अब जब हम एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम रिस्टोर करना भी एक एलिमेंट है। आजकल लोग डरते हैं कि जी फिलर कराने से पफी फेस हो जाता है, मुंह बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाता है, अननेचुरल लगना शुरू हो जाता है। बट थोड़ा लगता है आमो। नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर नहीं, मैं देखें- बात कर रही हूँ जब दो गोले यहाँ पे हाँ, घुसेड़ दिए अब जाते हैं मुंह में, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जो एक पार्लरों गुब्बारा में है, आजकल काम चल रहा है। एक गुब्बारा है, आपने उसको फिल करना है और आपने उसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिल करेंगे तो वो गुब्बारा शाइनी, खूबसूरत, रेडिएंट लगेगा, ठीक है। अगर आप उसको हाफ फिल करेंगे तो ऑफ कोर्स उस गुब्बारे में वो शाइन नहीं आएगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि फेस को आप एक गुब्बारे की तरह ले लें और उसको सिर्फ भरना शुरू कर दें। फेस के लिए आप साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे ट्रीटमेंट का और वॉल्यूम सिर्फ वहाँ देंगे जहाँ पे ज़रूरत है। जो समझ लें मैं 20 साल की थी तो मेरा फेस बहुत भरा हुआ था, उसमें फ़ैट था। आपका एक नेचुरल फ़ैट होता है
यंग एज में। हम चाहते हैं कि फ़ैट जब वो लॉस हुआ है उसको सारे को रिस्टोर नहीं करना चाहते। वो जो आपको नज़र आते हैं अननेचुरल फेसेस, उनमें हुआ ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा उनको ओवरफिल कर देते हैं, या फिलर के साथ या फ़ैट के साथ। तो हमें कोलेजन बेस्ड ट्रीटमेंट्स करने चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो थोड़ी थोड़ी फिलिंग करनी चाहिए उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जहाँ पे आप उनको लिफ्ट नहीं कर पा रहे, जहाँ वॉल्यूम लॉस है basically। एग्जैक्टली। यहाँ पे वॉल्यूम लॉस है। अब सर्जरी का कौन सा स्टेज होता है और कौन सा स्टेज होता है जस्ट ट्रीटमेंट का, इज द मेन क्वेश्चन। जैसे कि आपने कहा ना कि हम नॉन सर्जिकल भी कर सकते हैं, हम इंजेक्टेबल्स भी कर सकते हैं, हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए क्या चीज़ सूटेबल होती है? अब आई नो कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं एक्चुअली व्यूअर्स को थोड़ा जो इट ब्रेक्स माई हार्ट। लोग टिकटॉक पे इस पे उस पे डिफरेंट फनी चीज़ें देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और अच्छे भले शहरे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक और चीज़, ख़वातीन को लोग कहते हैं नहीं अभी नहीं फेस लिफ्ट करनी, नहीं अभी नहीं आगे जाके। अब एक खातून जिसकी पूरा फेस सैग कर चुका है, एक कतरा उसके मुंह में कोलेजन नहीं है, वो बेचारी अब फेस लिफ्ट ही कराएगी, वो और क्या करेगी? मतलब 50-60 साल की उम्र जहाँ आप पे। सर्जरी की बात आप कर रही हैं और जहाँ एक्स्ट्रा स्किन बन गई है लटक कर, या वॉल्यूम ज़्यादा हो गया किसी जगह पे, जैसे यहाँ जाउल्स में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा स्किन बन गई, आंखों के नीचे एक्स्ट्रा स्किन आ गई है, या यहाँ हुडेड आइज करना पड़ जाता तो है। सर्जरी ज़रूरत है फिर हमारी। सो ब्रेक के बाद ज़रा इस तरफ आते हैं मजीद के जी किस किस्म के लोग क्या कराएं, राइट? सो लेट्स ट्राई एंड डीप। आई मीन इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट लोग एक्चुअली जानते हैं बड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में, PRP, फिलर्स एंड अपना बोटॉक्स, और अब थोड़ा बहुत जो है लोग मतलब हाइड्रा फेशियल हो गया, मतलब रेडियाज का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। हाइफू का पता है ज़्यादातर हाइफू का लोगों को पता है क्योंकि वो बड़ा पॉपुलर हुआ था एक ज़माने में। बट द पॉइंट इज़ एक दुनिया है व्यूअर्स, एक पूरी कायनात है, उसमें से आपने 4 कतरे जो हैं वो उठा के उनको उन्हीं के अंदर घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि खुदा का वास्ते डॉक्टर को जाके ना बताए कि डॉक्टर ने आपके साथ क्या करना है, उन मासूमों से भी पूछ लें। मुझे हंसी आती है कभी कभी जब मैं बैठी होती हूँ उनकी क्लिनिक में और मुझे आवाज़ आ रही होती है किसी और की ऊंची बात करते कि नहीं जी आप फिलर कर दें, और अगला कह रहा है भाई आपको ज़रूरत नहीं है। सो द पॉइंट इज़ डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर की सुन ले, वरना घर के पे बैठ के खुद ही कर ले। अगर करना ही है इतना नुकसान तो फिर मजीद और कर ले। अच्छा, किचन की तरफ रुख करते हैं। जी शेफ माम, क्या सिचुएशन है बच्चे? किचन में सब कुछ रेडी है, ब्लैक पेपर चिकन और विद पोटैटो वेजीज, और वो जो आपने इतनी मज़े की सॉस बनाई थी उसके साथ सर्व कर दिया। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। व्यूअर्स, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेहरे को, बॉडी को एंटी एजिंग की तरफ ले जाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी बॉडी को एजिंग की तरफ चीज़ लेके जाती है वो है एक्सेसिव डाइटिंग और गलत और बुरी खुराक का इस्तेमाल। इस पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर आमना एंड डॉक्टर साइमा हमारे साथ हैं। दे रन एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्लेस कॉल्ड कॉस्मेटिक, जहाँ पे मैं भी बड़ा रेगुलरली जाती हूँ, और डॉक्टर अजीम जहांगीर को कौन नहीं जानता, प्रोफेसर के लेवल के, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। नाम इसलिए मैंने व्यूअर्स मेंशन किया, यूजुअली हम नहीं करते, बिकॉज पता होना चाहिए कि जिस जगह से आ रहे हैं, क्योंकि दे डोंट जस्ट प्रैक्टिस, दे ऑल्सो टीच। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और देखें, जब भी जाएं किसी भी काम के लिए, ज़ुकाम भी है तो प्लीज़ मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। ये जो पार्लर्स में जाके लोगों ने ट्रीटमेंट्स करानी शुरू करवा दी हैं, या पिछले दिनों मुझे एक मैसेज आया जिस पे मैं हक्का बक्का रह गई कि ओ फलां डॉक्टर इज़ विजिटिंग फ्रॉम अमेरिका, इफ़ यू वांट टू कम व्हाटएवर। मुझे भी एम हुआ कि मैं ज़रा चेक करूँ ये क्या कहानी है, तो मैंने फ़ोन करके मैंने कहा हाँ जी क्या स्टोरी हो, कहते जी वो घर में ही कर रही हैं व्हाटएवर ये वो। अच्छा, मैंने तो बात इग्नोर की क्योंकि जानने वाली ने भेजी थी। बाद में मैंने उससे पूछा, कहती है नहीं यार वो अपने लाउंज में उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। मैं कहा लाउंज में, घर के लाउंज में? तो मतलब पार्लरों में, लाउंजेस में ख़वातीन घर आके लगा रही हैं चीज़ें मुंह के ऊपर। प्लीज़ गाइस, ये मेडिकल काम है, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आमना इज़ माई क्लास फेलो, शी इज़ स्टिल अ स्टूडेंट। आई नो दिस बिकॉज मैं इसको देखती हूँ, कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रही होती है पूरी दुनिया में सीखने के लिए, लोगों को सिखा रही होती है। आई मीन इट्स नॉट दैट ईजी। और इस बूथे के साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। एक दफ़ा कुछ विंगा चिपा कर दिया ना व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें रिवर्सिबल भी नहीं होती,
फिर उनको ठीक करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। राइट के रॉन्ग गाइस? बिल्कुल। और आजकल तो ये भी हो रहा है ना कि हर नर्स, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर डेंटिस्ट 2 दिन का कोर्स करते हैं और करना शुरू हो जाते हैं। वो भी ठीक नहीं है। आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद जाके आप ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। और कॉस्मेटिक इंस्टीट्यूट बाय द वे इट्स द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान में रिकग्नाइज है MCPS की ट्रेनिंग के लिए। Exactly. प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और कोई कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में कहीं MCPS की ट्रेनिंग इस तरह से नहीं हो रही डर्माटोलॉजी में। सो व्यूअर्स, आज ये बात स्पेसिफिकली इतने अरसे से मैं आमना का इंटरव्यू करती हूँ, साइमा से ऑन एंड ऑफ मेरा चलता रहता है, बट द पॉइंट इज़ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को बताना कि देखें प्रॉपर जगह पे जाएं। लोग क्या करते हैं, उधर जो है वो बोटॉक्स हो रहा है 5,000 रुपये का। व्यूअर्स, दुनिया में कहीं आपको 5,000 रुपये का बोटॉक्स नहीं मिल सकता, उसका मटीरियल उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट करता है। मटेरियल की कॉस्ट से कम की तो ट्रीटमेंट नहीं होती अनलेस वो एक्सपायर्ड है या वो बोटॉक्स नहीं है या वो पता नहीं क्या है। एंड बाय द वे, इन चीज़ों की फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपी नहीं होती, ये या तो ओरिजिनल होता है या नहीं होता। हाँ, डिफरेंट ममालिक से आ सकता है, राइट? देखिए मैं आप मुझे प्लीज अपने पास नौकरी पे रख लें मुझे, बट आई बताती नो, और बट आई convince लर्न करते दिस हैं। फ्रॉम यू गाइस। Yes. कितनी दफा मैं लोग लेके आई, इसको ठीक कर दो, इसको सही कर दो, एंड यू गाइस आर लाइक बट ये पहले किया क्यों? हाँ, क्योंकि देखो जो आपकी ऑथेंटिक, एक तो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है, कंपनी ऑथेंटिक होनी चाहिए, कोई 8वीं 9वीं 10वीं नंबर की वो कॉपी टाइप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे इंजेक्शंस आते हैं। अब दुनिया के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी कॉपी मेक मिलती है जो कि एक टीका अगर समझ लें XXX 1000 रुपीज़ का है तो उसकी 2500 की कॉपी मिल रही है। अब डॉक्टर लेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे, लेकिन उसकी लगाने की कॉस्ट लेगा और वो टीके के पैसे लेगा। अब वो सस्ते में लगा रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि भाई आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतने कम पैसों में लगती है। आमना ने मुझे बड़े साल पहले एक बात की थी, मैं कहा यार कर देना सस्ते में। तुझे आगे से कहती है चुगन, 100 रुपए की चीज़ 90 में मिल सकती है, 10 में नहीं मिल सकती। और अगर 10 में मिल रही है तो तुम्हें मुझे भी चेक करना चाहिए कि मैं क्यों 10 रुपए में तुम्हारी कोई चीज़ कर रही हूँ। एंड द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, अगेन दोस्ती यारी में भी जब आप मुफ्ते मारने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी दफ़ा मैंने देखा है, फलां की कज़न फलां का ये, हाँ कभी कोई आपको शो पे लेके आ रहा है, शो के ऊपर आपका फ्री में कर दिया तो वो अपनी भी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, बट दीज थिंग्स कॉस्ट मनी। तो प्लीज़ जब जाएं तो इस जहन के साथ जाएं कि आप कपड़े के लिए नहीं आर्ग्यू करने जा रहे कि जी मुझे कपड़ा आप इतने सस्ते में दे दें। दूसरा, इनको कोल्ड चेन इनकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। जितना प्रोडक्ट बोटॉक्स है, फिलर है, ओ भाई exosomes पूरी हैं, एक बिल्डिंग खड़ी की cold हुई है, chain के उसका साथ आना उसके एसी चाहिए। का भी खर्चा है, उधर मशीनें जो लगी हुई हैं जो उसका भी खर्चा इम्पोर्ट है। होते हैं ना, जो डॉक्टर साइमा कहना चाह रही है ना कि जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, वो मतलब इम्पोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें मंगवा रहे हैं, बाहर की कंट्री से वो आ रहे हैं, तो जो फ्रोजन जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो फ्रीज ड्राइड हैं, तो दे हैव टू बी मेंटेन्ड एट अ माइनस suitcase में डाल के नहीं ला हाँ, सकते। और वो आएंगे, लोग ला रहे हैं भाई, लोग जी लाते हैं। लाते हैं और क्या क्या बर्बादियां लोगों के चेहरों के फिरी हैं, आप लोग उन्हें खुद ही ठीक की हैं। कितने लोग मैं आपके पास लाई हूँ ठीक करने के लिए। और बाय द वे व्यूअर्स, बड़े बड़े इसी मुल्क के इसी शहर के डर्मेटोलॉजिस्ट के, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू हु एंड व्हाट, हमारा शो का फॉर्मेट भी ये नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे नाम के मैं हक्का बक्का रह जाती हूँ कि ये उन्होंने ही किया था। असल में ये गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है, ये गलती नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एक नॉर्मल प्रोसीजर्स की भी। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करें या आप कोई अपने चीज़ injector बिला पे। वजह ही कर दें, और मोस्टली ये होता है कि लोग इंजेक्टर को देखते नहीं हैं, आजकल सिर्फ पैसे देखते हैं। आई एम सॉरी, मैं कहूँगी कि बड़े बड़े हम कपड़ों के ब्रांड्स पे तो पैसे खर्च के ख़रीदना चाहते हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के पास चले जाएंगे, कहेंगे अच्छा हम ब्रांडेड सूट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसको पैसे देंगे, लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन जब डॉक्टर को पैसे देने की बारी आती है तो दे वांट टू सेव मनी। 3-2 हज़ार रुपए पे लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब लेज़र, मेरी अपनी एक, आपको याद है मैं आपके पास एक लड़की लेके आई थी, पूरा उसका मुंह जला हुआ था, लेज़र कराने के लिए पार्लर जाती थी, वो एक दफ़ा उन्होंने ऊंच नीच की, उस वक्त उसको थोड़ी सी जलन हुई, अगले दिन मुंह डार्क से डार्क होता, मुंह ही सड़ गया उस लड़की का। अभी तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही है कुछ हज़ार बचाने के लिए। खैर, आई वांट टू नो अबाउट बायो स्टिमुलेटिंग थ्रेड्स एंड बायो स्टिमुलेटिंग इंजेक्शंस, ये क्या है? बायोस्टिमुलेटर बेसिकली इसका नाम ही इसको जस्टिफाई कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स को स्टिमुलेट करना। जब हम वक्त के साथ साथ हमारा कोलेजन लॉस हो जाता है तो हमें कोलेजन बिल्डिंग के लिए कुछ ऐसे फिलर्स या कुछ ऐसे थ्रेड्स इन्वेंट किए गए हैं जो कि हम अपनी स्किन में अगर लगा लें तो हमारे कोलेजन जो है वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है और स्किन का जो स्ट्रक्चर है या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर हो जाती है, उसकी लैक्सिटी ख़त्म हो जाती है। जो फिलर है हम समझते हैं सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड ही फिलर की फॉर्म में आता है,
लेकिन बायोस्टिमुलेटर और वाली वो रोड़ों की चीज़ तरह बन जाता है स्किन में। लेकिन ये जिनका वाला जो फिलर होता है filler- कभी उनके मुंह को हाथ लगाओ, अगर उन्होंने किसी रैंडम जगह से कराया हो तो पत्थर जैसा मुंह होता है। मैंने मेरे अपने एक दोस्त के मुंह को मैं कहा तूने कुछ कराया, कहती है नहीं। मैं कहा इधर आ, मैंने उसके मुंह पे हाथ रहा, मैंने कहा तेरे यहाँ और यहाँ फिलर है, मैं हाथ लगा रही हूँ, मुझे महसूस, उसका अंदर ही नहीं जा रहा था, वो पत्थर थे उसके मुंह पे, पता नहीं क्या उसके मुंह पे। इम्प्लांट ना हो जुगन, सॉरी क्या? इम्प्लांट्स ना हो, क्योंकि इम्प्लांट्स भी होते हैं वो जरा पत्थर की तरह लगते हैं। फेस इम्प्लांट्स चिन के इम्प्लांट्स होते हैं, नाक के हाँ, होते हैं, चीक्स के भी होते cheeks के- हैं जी चिक्स के भी इम्प्लांट होते हैं। भाईजान मुझे सिखाएं, आगे जाके मैंने भी डॉक्टर बनना है बड़े होके। अच्छा फिर तो फॉर एग्जांपल अगर हम 30s में जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारी क्रीपी स्किन है, यहाँ पे चिक्स के पास क्रिंकली स्किन है और हम उसमें कोलेजन को बिल्ड करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह का वॉल्यूम बढ़े या हमारा मुंह मोटा हो जाए, तो उस सूरत में हमें बायोस्टिमुलेटर फिलर का क्योंकि इस्तेमाल जो करना उनके चाहिए। चेहरे चौड़े होते हैं, लाइक द फैक्ट इज बिल्कुल, व्हाटएवर गोल। इट इज, मुझे जरा सा वेट चढ़ता है तो मेरा मुंह बिल्कुल राउंड हो जाता है। मेरा सैम, गोल you have a face rounder है, face. आप चुप करें, आपका बहुत आप ना चिजल्ड बोलें। फेस है, आप तो हमारी तरफ देखे भी ना, यू हैव अ चिजल्ड फेस। सो द पॉइंट इज हम जैसे अगर फिलर कराएंगे तो हम तो पागल हम लगेंगे। बुरे लगेंगे एक्चुअली, तो इस सूरत बट में अगर कहीं खड्डे खुड्डे पड़े हैं तो आप उनको फिलर से फिल कर सकते हैं, बट बिल्कुल। वो भी एक तरीके से किया जाता है। बिल्कुल ऐसी है। और जो बायोस्टिमुलेटर फिलर है उसमें भी अगेन इसी तरह टाइप्स आती हैं, कुछ की लाइफ बट वो भी लंबा चलता है या बिल्कुल या 1 से 2 2 साल, 3 महीने में 1 खत्म? से 2 साल उसकी लाइफ है। तो फिलर भी 1 से 2 बायो- साल चलता है ना? हाइलुरोनिक एसिड फिलर जो है वो 6 मंथ्स तक चलता है। दैट्स इट। That's it. ओके। समटाइम्स 1 साल तक भी लास्ट करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगेन कि किस टाइप का, किस स्ट्रेंथ का, कितना मतलब उसकी क्रॉस लिंकेजेस कितनी हैं। कुछ लॉन्गर लास्टिंग भी होते हैं, लेकिन यूजुअली एनीवेयर बिटवीन 6 मंथ्स टू अ ईयर ज़्यादातर हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स लास्ट करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जेल की चीज़ एक ही है प्लीज़, और ये प्रोफाइलों पे आपने वो कहा तो वो जो HA है, बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड जेल क्या है? इसका नाम बता रहा है ये डीऑक्सी ये बहुत औखा नाम है। न्यूक्लियोटाइड। हमारा डीएनए मटेरियल हम जिस तरह बोलते हैं ना वर्ड डीएनए, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये काइंड ऑफ पेप्टाइड्स हैं। ये मुंह पे protein। लगता है? कहीं पे भी लग सकता है, लेकिन ज़ाहिर है स्किन पे, मुंह पे बिल्कुल लगता है। और जहाँ पे हम अपनी स्किन की रीजनरेशन की पावर को इन्हांस करना चाहते हैं, वहाँ पे हम पॉलीडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो फिलर है वो उसको इंजेक्ट करते हैं। ये अगेन वॉल्यूम नहीं देता, ये हमारे फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है और वो ज़्यादा कोलेजन बनाते हैं। अच्छा, लोग नई चीज़ करने से घबराते हैं, जैसे कि थ्रेड लिफ्ट्स हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अ न्यू थिंग व्यूअर्स, थ्रेड लिफ्ट बहुत पुरानी चीज़ चल रही है, क्योंकि मेरे कज़न है, उनका बहुत ज़्यादा जब वेट लॉस हुआ तो उनका मुंह लटक गया, तो लंदन में थे, उस ज़माने में उनकी थ्रेड लिफ्ट किया था, लेकिन उनका थ्रेड टूट गया था एक साइड का मुंह का। अब तो दुनिया बदल गई है। तो जैसे थ्रेड लिफ्ट, मोनो थ्रेड, जैसे कि मैंने आपके ऑनलाइन आपके इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर भी बड़ी दफ़ा देखा है कि छोटी छोटी नीडल्स जैसी फेस में डालते हैं और अगला चूं भी नहीं कर रहा होता, तो ये क्या चीज़ है? वो बेसिकली पीडियो थ्रेड्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, अब थ्रेड्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। पीडियो थ्रेड्स हैं, PLLA हैं, PCL हैं, कैटेगरीज होती हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी थिकनेस कितनी है, उन पे कोई बार्ब्स हैं या नहीं हैं, या उनके साथ कोई कोन्स अटैच्ड हैं कि नहीं है, या वो बायोस्टिमुलेटिंग होंगे, या वो बायोस्टिमुलेटिंग के साथ साथ लिफ्टिंग थ्रेड्स भी होंगे। ठीक, जो मोनो थ्रेड्स होते हैं वो पीडियो थ्रेड्स होते हैं, वो बिल्कुल हेयर लाइक वेरी थिन थ्रेड्स होते हैं, और उन्होंने अंदर जाके सिर्फ कोलेजन को स्टिमुलेट करना है। उन्होंने आपकी कोलेजन बिल्डिंग करनी है, स्किन की टेक्सचर को बेहतर करना है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वो नहीं देते, यानी समझ लें कि वो आपको फिलर की तरह का काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको टाइटनेस देंगे और कोलेजन को बिल्ड करेंगे। जो लिफ्टिंग थ्रेड्स हैं वो जब हम अंदर डालते हैं तो आपकी स्किन को हम खींचते हैं, उससे एक लिफ्ट आता है। ठीक, वो बायोस्टिमुलेशन के साथ साथ यानी कोलेजन बनाने के साथ साथ लिफ्ट कर देगा। उसमें बार्ब के साथ भी आते हैं, कोन्स के साथ भी आते हैं, कुछ 1 साल रहते हैं, कुछ 1.5 साल रहते हैं, कुछ 2 साल भी चलते हैं। उसमें जनरेशन्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन्स। मोस्टली एक प्रोसीजर एक पेशेंट के लिए सफिशेंट नहीं होता। हमारे पास लोग आते हैं, उनका कहना ही होता है एक चीज़ कर दें और ऐसी कर दें कि अगले 10 साल हमें कुछ करना ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े। ऐसा नहीं हो हाय, मैं सकता। सदके, ऐसा नहीं It's a हो very सकता। sweet concept। डॉक्टर साहब ये तो बार बार करना पड़ेगा, बोटॉक्स बार बार करना पड़ेगा, अब देखिए फिलर बार व्यूअर्स, बार करना मैंने पड़ेगा। जैसे कि प्रोफाइलो वेरियस दफ़ा कराया है एंड मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। यहाँ पे मैंने बोटॉक्स भी कराया हुआ है, ऐसा भी हुआ कि यहाँ पे कराया क्योंकि मुझे ग्रूव पड़ जाता है व्यूअर्स, मेरा है इशू और बचपन से है, ये कोई एज का मसला नहीं था, ये एक जिंदगी के कुछ आपकी एरियाज होते हैं प्रॉब्लमैटिक, जैसे कुछ लोगों के एक्नी के बाद खड्डे बन जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं। मुझे पता था मेरा होगा क्योंकि वो बनना शुरू हो गया था। आई रिमेंबर हमजा वाज 2 years old, 27 की थी मैं। सो द फैक्ट इज कुछ चीज़ें व्यूअर्स आपको करनी पड़ती है। एक दफ़ा बड़ा मैंने अक्लमंद होके जाके ना, याद है मैं पहली दफ़ा आमना आपके पास आई कब थी,
आमना को मैं बचपन से जानती हूँ, लेकिन पहली दफ़ा आई जब मैंने बहुत एक इसी तरह किसी ने अपने लाउंज में बैठे हुए, लिटरली मेरी दोस्त की ही बड़ी बहन ने, नॉट गोना गेट इनटू हु व्हाट, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सेहत दे, बट उन्होंने कहा कि जुगन तुम होंठ में फिलर करा लो, तुम्हारा लोअर लिप जो है तुम्हारे अपर लिप से छोटा है कि बड़ा है, कुछ उल्टा है, कुछ कुछ दोनों में से एक छोटे हैं, वो भर दिया। व्यूअर्स मेरा होंठ फट के यहाँ पहुँच गया। आमना खुद ही बता दे क्या हाल था मेरा। भाई किसी को मैं क्यों कहूँ? नो, आई वांट यू टू टेल द ट्रूथ बिकॉज आमना बहुत हो गई है, लोगों को पता होना Unnecessary, चाहिए। अगर देखें, अगर आप गलत इंजेक्ट करेंगे, अगर आप एक जगह पे ज्यादा इंजेक्ट कर देंगे, अगर आप एनाटॉमी का शेप का ख्याल नहीं रखेंगे तो आमना of मुझे course- क्या जरूरत थी लिप फिलर की? नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट इज अच्छे भले इस चुप कर, नहीं करूंगी, जो करना है कर लो, बट द पॉइंट इज व्यूअर्स देखिए, अच्छा भला नॉर्मल बूथा था, उन्होंने फिलर डाल दिया और व्यूअर्स ऐसी इन्फेक्शन हुई। आपको याद है कि आपने और डॉक्टर अजीम ने अंदर से फिर फिलर निकाला था दबा दबा के, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से सैम 3 हफ्ते एंटीबायोटिक देते रहे, वो जाए खत्म ही ना हो, मरे ही ना वो बायोफिल्म infection। बन गई थी एक्चुअली। बायोफिल्म इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फिलर्स इफ नॉट डन क्लीनली और अंडर अ स्टेरिल एनवायरनमेंट। तो लाउंज में कितना को स्टेराइल सी मॉल नहीं था। इट वाज अप टू यू। I was in my 20s man, I didn't know, come लेकिन on। इस तरह की गलतियां हमारे लोग बहुत आज सारे भी करते करते हैं इस मासूमियत में, क्योंकि वो समझते हैं कि ये ऑपरेशन नहीं है, I ये never कहीं डीप forget नहीं what जा she रहा। said to me, 'cause हम बड़े अरसे बाद एक दूसरे को मिले थे। She looked at me and said, तुम्हें क्या जरूरत है? And I was like, क्या? कहती है I remember you from school। मैंने कहा I also remember you from school, but इस वक्त मैं बहुत कच्ची हुई हूँ क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद तुम्हारे पास आई हूँ अपना अजीब सा मुँह लेके। व्यूअर्स मैंने भी बड़ी स्टूपिड हरकतें की हुई हैं, बट जब आप सही लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं फिर वो आपको सही मशवरे देते हैं। देखिए हम कितनी भी चीज़ों की बात कर लें, लेज़र्स हैं, हाइफू है, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, CO2 फ्रैक्सल है। मेरी बॉडी पे स्कार्स थे, उन स्कारिंग के लिए क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे ये वो ऑल ऑफ दैट वो भी मैंने इनसे करवाई हुई है। देखिए हर एरिया के लिए डिफरेंट चीज़ होती है। देन देयर इज अर्बियम लेजर, एल्बियम लेजर है, प्रोफाइलो है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जेल है, PRP है, माइक्रो नीडलिंग है, एक्सोसोम्स है, मोनोथ्रेड्स है, बायोस्टिमुलेटिंग थ्रेड्स है, बायोस्टिमुलेटिंग इंजेक्शन है। हम आपको करोड़ चीज़ें बता सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन एक्चुअली आपको मशवरा मुस्तनिद डॉक्टर देगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गो टू अ डॉक्टर। पैसे नहीं हैं, सेव करके चले जाएं, थोड़ी देर बाद चले जाएं, लेकिन गलत बंदे से गलत चीज़ ना करवाएं। ऑनेस्टली बीइंग समवन जिसने अपने साथ 2-3 दफ़ा बड़ी स्टूपिड एक्सपेरिमेंट्स करके फिर वही बतीसी निकाल के इधर जाना, फिर अब तो मुझे फेस का लेज़र भी करवाना होता है तो मैं कॉस्मेटिक के अलावा कहीं नहीं जाती व्यूअर्स, बिकॉज मेरा दिमाग नहीं ख़राब। एंड एट द एंड ऑफ द डे बंदा एक दफ़ा गलती करके सीख जाता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप सब जाके अपने साथ स्टूपिड चीज़ें ना करें। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चीज़ ऑन एयर एक्नॉलेज की है कि हाँ चीज़ें की हैं, और जो की हैं उनमें जो स्टूपिड हरकतें की हैं वो क्या हैं। ओनली बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे बैठने का क्या फ़ायदा अगर लोगों को आपने सही मशवरा नहीं दिया। ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर को रिसर्च करके जाएं, भाई उसकी वो डॉक्टर भी है या नहीं है, उसकी डिग्री ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने काम किससे सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। और ऑनेस्टली जो नहीं होता डॉक्टर उसका भी पता चलता है कि ये डॉक्टर नहीं है, मुझे इससे नहीं कराना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी करवाते हैं उनसे, विच इज़ रॉन्ग। सैम फाइनली आप क्या कहना चाहोगे? फाइनली ये कि जैसे मर्द और हजरात दोनों को ही एक्चुअली ख़वातीन को भी और मर्दों को भी एजिंग का फिनोमेना तो आना ही आना है, लेकिन ख़वातीन में ज़रा ज़्यादा तेज़ी से आना है जस्ट बिकॉज कि वो पेरीमेनोपॉज़ल होंगी और मेनोपॉज आएगा और ईस्ट्रोजन लॉस होगा और इसकी वजह से कोलेजन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, हमारी बोन्स भुरना शुरू हो जाएंगी। तो वॉल्यूम लॉस और स्किन की लैक्सिटी और इन सब चीज़ों के लिए विटामिन C और रेटिनॉल किसी हद तक तो काम करेगा, बट इवेंचुअली आपको प्रोसीजर्स में जाना पड़ेगा। इवेंचुअली किसी बेहतर अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट बताए। और बेस्ट चीज़ तो यही है कि देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। आप एक सर्जिकल फेस लिफ्ट को 70 साल की उम्र तक भी अवॉइड कर सकते हैं। मैंने देखी हैं औरतें ऐसे ही इफ़ यू स्टार्ट एट 30-35, थोड़ा 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 40 तक बहुत थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा सा गियर लगाएं, फिर 50 तक चला लें, फिर 50 के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट गियर। तो हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। पीपल आर हैप्पी। पिछले 20 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह फेसलिफ्ट की हमारी जो शरह है वो बहुत कम हो गई है। सो द पॉइंट इज़ पहले से करें, सही तरीके से करें, एटलीस्ट बेसिक स्किन केयर तो
की तरफ तो जाएं जैसे इन्होंने जरूर शुरू में जाएं। एक्सप्लेन किया। Absolutely. और बाकी व्यूअर्स अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और सेहत वाली ज़िंदगी आई थिंक सबसे बड़ा एसेट है। एंटी एजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेफिनेटली करें, लेकिन गो टू द राइट पर्सन। द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।